चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से अपने को स्टार्ट करना है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। अच्छा, तुम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो? ओके, चलेगा। वो कौस्तु प्रतीक जा रहा है ऑस्ट्रेलिया यूट्यूब पे घूमने। नव, तो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। नव, टैरिफ का मतलब होता है रेट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कस्टम टैरिफ क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज लेविड अंडर कस्टम एक्ट। इसके ऊपर 5 मार्क का न्यूमेरिकल कंफर्म आता है। तो ये और तीसरा हार्ड है कस्टम का। ये दो ही चैप्टर आपको संभालना है और इजी है। कस्टम का आप टेंशन ही मत लो। मतलब कस्टम में आपको डिफिकल्टी ऐसा कोई चैलेंज नहीं, बस यस सिलेबस ज़्यादा है, दैट इज आई कैन अंडरस्टैंड, बट डिफिकल्टी ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो तो देखते हैं कस्टम टैरिफ एक्ट होता क्या है। अच्छा, पहले अपने को लॉजिक समझना पड़ेगा कि एक्ट 1975 में क्यों बना। बिकॉज कस्टम एक्ट है 1962। तो 13 साल में जो कस्टम ड्यूटी लगता था वो कस्टम एक्ट के हिसाब से लगता था एंड 1975 से वो कस्टम ड्यूटी एज पर द नया एक्ट बनाया गया। नया एक्ट क्यों बनाया गया? क्योंकि 1975 के पहले हर एक कंट्री अपना अपना अलग सिस्टम फॉलो करती थी फॉर क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो सब जगह पे हो ही रहा था। तो हर एक कंट्रीज के मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन अलग थे, जिससे कंप्लायंस करने में क्या होता था, दिक्कत होता था। कोई प्रोडक्ट वहां पे वैसे क्लासीफाई हो रहा है, यहाँ पे ऐसे क्लासीफाई हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो वहां पे वो इम्पोर्ट है, तो वहां पे ड्यूटी कितना लगेगा ये मेरे को पता करना मुश्किल होता था। या उनके लिए चैलेंज क्या था, उन्होंने वहां से कुछ एक्सपोर्ट किया, इंडिया में इम्पोर्ट होगा, उनके वहां पे वो अलग क्लासीफाई है, यहाँ पे वो अलग क्लासीफाई है। तो क्लासिफिकेशन अगर जब चेंज होता है तो उसका टैक्सेबिलिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। जैसे एग्जाम्पल बैग, सुटकेस को हम प्लास्टिक आर्टिकल भी मान सकते हैं, प्लास्टिक कंटेनर भी मान सकते हैं, या ट्रैवलिंग एक्सेसरीज भी मान सकते हैं। ट्रैवलिंग एक्सेसरी वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, उसमें क्लासीफाई करना ज्यादा क्या है, करेक्ट है। बट हर एक ने अगर अलग अलग जगह पे क्लासीफाई किया तो क्या होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब मेरे को पता नहीं चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट वहां पे जाके कौन से कैटेगरी में आएगा और उस पर कितना टैक्स लगेगा, या उनको पता नहीं चलेगा कि उनका प्रोडक्ट जब इंडिया में आएगा उस पर टैक्स रेट कौन सा लगेगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन सबका क्या है, अलग अलग है। इसलिए कॉमन सिस्टम डिजाइन किया गया बाय WCO, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसको बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, HSN। तो नाउ जिससे अपन ने क्लासिफिकेशन का सिस्टम सेम कर दिया। मतलब अगर अपन क्लासरूम का एग्जाम्पल लेंगे तो हर एक स्टूडेंट को जो रोल नंबर असाइन करने का है वो पूरे वर्ल्ड में भी सेम ही होगा, कि सबको सरनेम के हिसाब से रोल नंबर असाइन होगा। कोई फर्स्ट नेम के हिसाब से नहीं होगा, कोई मार्क्स के बेसिस पे नहीं होगा, कुछ कॉलेज में बर्थ डेट के हिसाब से किया जाता है, कुछ भी नहीं होगा। जो भी क्लासिफिकेशन होगा वो एक पैरामीटर पे होगा एंड फिर इसलिए वो अलग एक्ट बनाना पड़ा, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ठीक है, उसके और टेक्निकल चीजें मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि फिर अलग क्यों बनाया सर, उसमें क्यों नहीं इंकॉर्पोरेट किया, बताता हूँ वो भी। Now Custom Tariff Act 1975 प्रोवाइड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड रेट्स ऑफ ड्यूटीज। मतलब इसमें दो चीजें मिलेंगी, मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक कि गुड्स को क्लासिफाई कैसे किया जाएगा और अलग अलग रेट्स क्या है। इसमें दो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है इसमें इंपोर्ट के रेट्स दिए हैं एंड जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें एक्सपोर्ट्स के रेट दिए हैं। हाँ, ये चैप्टर, सेक्शन नहीं चैप्टर, यस बताता हूँ। तो इंपोर्ट में जो है, तो इंपोर्ट जब करेंगे तो जो भी आपको गुड्स को क्लासिफाई करना है या उसका जो ड्यूटी रेट है वो कहाँ पे पता चलेगा, फर्स्ट शेड्यूल, एंड एक्सपोर्ट में कहाँ पे पता चलेगा, सेकेंड शेड्यूल में पता चलेगा। इसमें टोटल 98 चैप्टर्स है एंड 21 सेक्शंस है। अब ये कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। टोटल जो सेक्शंस है, तो गुड्स को 21 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ये सेक्शंस मतलब लॉ के सेक्शंस नहीं है, सेक्शन 1 ऑफ 2 वैसे नहीं है, ये पार्टीशन है। तो सेक्शन 1 to 21 ये रोमन नंबर में लिखा है। तो हर सेक्शन एक क्लास ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो उन्होंने 21 सेक्शंस में पहले इतने हजारों लाखों गुड्स को क्या किया, सेक्शन में क्लासिफाई किया। फिर उसमें बनाए चैप्टर्स, टोटल 98 चैप्टर्स है। सेक्शन का नंबर चेंज होगा बट चैप्टर का नंबर चेंज
नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। तो फर्स्ट सेक्शन विल कंप्राइज ऑफ फ्यू चैप्टर, लेट्स से 1 to 5 एग्जाम्पल। तो सेकेंड सेक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, लाइक दिस वी हैव गॉट 98 चैप्टर्स, ठीक है। और इस ये जो टेरिफ होता है इसमें टोटल होते हैं 5 कॉलम। बताता हूं, मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे आया हूं। इसमें टोटल है 5 कॉलम, मैं आपको दिखाने वाला हूं सब। टेरिफ कोड होता है पहला, इट्स 8 डिजिट क्लासिफिकेशन। तो प्रोडक्ट को 8 डिजिट कोड पे क्लासिफाई किया है। तो उससे पता चलता है कि अच्छा सब प्रोडक्ट को कोड क्यों दिया है, क्योंकि एक ही नाम से नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे को शर्ट चाहिए, अभी शर्ट कॉटन का भी हो सकता है, सिल्क का भी हो सकता है, अलग अलग मटेरियल जो वूल का भी हो सकता है, नायलॉन का भी हो सकता है, पॉलिस्टर का भी हो सकता है। तो एक प्रोडक्ट के बहुत सारे वर्जन होते हैं, तो प्रोडक्ट के हिसाब से क्लासिफाई करना मुश्किल है, इसलिए प्रोडक्ट को क्या गया, नंबरिंग किया गया। एंड कंप्यूटर को नंबर समझना बहुत आसान होता है, तो नंबरिंग बेसिस पे किया गया। तो हर एक प्रोडक्ट को कोड असाइन किया, कोड के बेसिस पे रेट लगेगा। दूसरा कॉलम रहेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। तीसरा रहेगा यूनिट, मतलब वो जो ड्यूटी है वो क्या है, पर यूनिट है, पर केजी है, पर मीटर है, ड्यूटी ये है कॉस्ट यूनिट, तीसरा कॉलम। फोर्थ है रेट ऑफ ड्यूटी, रेट मतलब कितना रेट है उस प्रोडक्ट के ऊपर। एंड लास्ट है प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। प्रेफरेंशियल मतलब विथ फ्यू कंट्रीज इंडिया हैज गॉट एग्रीमेंट, तो वहां जस्ट टू सपोर्ट देम, तो वहां से जब गुड्स आते हैं तो उन पे रेट कम लगता है। नॉर्मल 10 रहेगा तो प्रेफरेंशियल कंट्री से 4% रहेगा। तो ऐसे 5 कॉलम का टेरिफ होता है। ये जो 8 डिजिट कोड है उसमें फर्स्ट डिजिट होता है चैप्टर, टोटल 98 चैप्टर है ना, तो 17 मतलब ये 17 नंबर चैप्टर में अपना प्रोडक्ट है। उसमें नेक्स्ट डिजिट होता है हेडिंग, फिर होता है सब हेडिंग, एंड नेक्स्ट डिजिट होता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट आईडी। बताता हूं मैं सब। ऐसे 8 डिजिट का कोड होता है। अभी 8 डिजिट का क्यों, क्योंकि एक प्रोडक्ट के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे फैन, मैंने अगर फैन इंपोर्ट किया, फैन इज द मेन प्रोडक्ट, फिर फैन में सीलिंग फैन है एंड टेबल फैन है, फिर फैन में विद लाइट आता है, विदाउट फैन आता है, फिर इंडस्ट्रियल है, होम वाला है, फिर 4 ब्लेड का आता है, 3 ब्लेड, 9 ब्लेड का भी नहीं आता है ना। फिर कुछ फैन में देखो लाइट रहती है, कुछ फैन रिमोट से चलते हैं, कुछ फैन विदाउट रिमोट चलते हैं। तो देयर आर सो मेनी वेरिएशंस इन वन प्रोडक्ट, इसलिए वो क्लासिफिकेशन सब क्लासिफिकेशन किया जाता है। दैट्स व्हाई वी नीड 8 डिजिट सिस्टम। ओके, अभी मैं आपको सब बताता हूं क्या है, ध्यान से सुनना। एंड फिर ये डैश क्या है वो भी बताता हूं, ध्यान से सुनना भी। देखो ये मैंने टेरिफ आपको खोल के बताया है, ये आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं वेबसाइट सीबीआईसी का। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का वेबसाइट है, उसमें देखो ये टेरिफ में पहला है सेक्शन, दिख रहा है आपको। तो सेक्शन 1 क्या है, ये लाइव एनिमल, मैंने कहा था रोमन नंबर। इसमें कितने चैप्टर देखो, 5। सेक्शन 2 क्या है, वेजिटेबल। देखो चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने कहा था कि सेक्शन विल चेंज, चैप्टर नंबर विल नॉट चेंज। तो अगर आपने एनिमल प्रोडक्ट इंपोर्ट किए तो आपको फिर 1 में जाना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया चैप्टर 1 को, पीडीएफ को, तो ये चैप्टर 1 ओपन हो गया, दिख रहा है आपको। ये 4 पेजेस का है। देखो अभी ये है फर्स्ट शेड्यूल। व्हाट इज फर्स्ट शेड्यूल, इंपोर्ट। सेक्शन 1 लाइन है, देखो चैप्टर नोट्स, मतलब इसमें रेफरेंस देख, इसमें क्या कवर्ड है, इसको बोलते हैं चैप्टर नोट्स। देखो एनी रेफरेंस इन दिस सेक्शन टू पर्टिकुलर जीनस और स्पेसीज ऑफ एनिमल एक्सेप्ट वेयर, ये सब दिया है, करेक्ट ना। तो ये अपने को इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान दो। अभी देखो अभी चैप्टर 1 लाइन में ये एनिमल कवर्ड नहीं है। दिस चैप्टर कवर्ड ऑल एनिमल एक्सेप्ट। अभी देखो पहला, अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको 4 डिजिट का कोड है। पहला है हॉर्स, तो ये देखो फर्स्ट कॉलम में दिख रहा है आपको, फर्स्ट कॉलम टेरिफ, दूसरा डिस्क्रिप्शन। हॉर्स कैसे आएगा, हॉर्स क्या केजी में आता है क्या, यूनिट पर हॉर्स होगा, फ्री है। लेकिन हॉर्स फॉर पोलो या एनी अदर हॉर्स, आपने बाहर से हॉर्स इंपोर्ट किया, जो रेस में घोड़े लगाते हैं ना, 30% ड्यूटी है। कितना है, 30%। प्रेफरेंशियल में अलाउड ही नहीं है, प्रेफरेंशियल का रेट दिए जाएंगे जहां पे जो प्रोडक्ट अलाउड है। समझ में आएगा आपको, ऐसे दिए हैं नहीं, वो अपने को नहीं समझता, वो प्रोडक्ट का ये है, हाँ मतलब देखना पड़ेगा।
देन बुल, काउ, बफेलो 30% है, स्वाइन बिलो 50 kg, अबव 50 kg दिया है, शिप है ना, ऐसे दिए हैं, डक्स नॉर्मली कितना है 30% है, वेल्स, डॉल्फिन 30% है, कैमल 30% है, रैबिट 30% है, बस इतना ही है। तो ये ऐसे होता है टैरिफ। तो आपको देखना है कि आपने जो, जैसे सर्कस है इंडिया में, उन्होंने बाहर से कोई एनिमल इंपोर्ट किया तो उनको पहले उनका जो कंसल्टेंट उसको टैरिफ देखना पड़ेगा कि अपन ने जो एनिमल इंपोर्ट किया वो कहाँ पे बैठता है, एंड उसके हिसाब से बिल ऑफ एंट्री में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये हमारे एनिमल का कोड है। ठीक है, तो ऑनलाइन आपको समझा क्या? तो बोलो टैरिफ में कितने कॉलम है? 5 कॉलम। पहला है टैरिफ कोड जो 8 डिजिट का होता है, मैं बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यूनिट, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी एंड प्रेफरेंशियल। ओके, नाउ अभी ये जो जहां पे देखो 8 डिजिट का जहां पे कोड होगा कंप्लीट, वहीं पे आपको ड्यूटी दिखेगा। देखो आप ड्यूटी कहां पे दिखेगा? जहां पे 8 डिजिट कंप्लीट हो रहा है वहीं पे दिखेगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट इज द फाइनल। तो बाकी क्या उसके कैटेगरीज है, मैं आपको बताता हूं अभी क्या है। यहां तक समझा कि आपको मैंने क्या बोला? जैसे देखो अभी ये अपने पढ़ा ना अभी, फर्स्ट 2 डिजिट्स, हाँ, तो लेट्स से 17030101, तो इसको बोलते हैं चैप्टर, ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, एंड ये क्या है? प्रोडक्ट आईडी है। तो इसका पर्पज है प्रोडक्ट को सब क्लासिफाई करना। तो जहां पे 4 डिजिट ही दिए है, मतलब इसमें बहुत सारा क्लासिफिकेशन बाकी है, ऐसा है। ओके, अभी सपोज सर, अच्छा देखो यहाँ पे चैप्टर डिफाइन किया, हेडिंग में प्रोडक्ट डिफाइन किया, उसका सब प्रोडक्ट डिफाइन किया, लेकिन उसमें भी और कैटेगरी है, तो कैन वी इंक्रीज दिस 8 डिजिट? नो, बिकॉज ये इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम है, ये 8 डिजिट से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो फिर अगर से हेडिंग में और हेडिंग है तो यूज किए जाते हैं डैश, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश एंड यहाँ पे 4 डैश है। ना, तो अगर मेरे को एक प्रोडक्ट और डिफाइन करना है तो आई पुट 1 डैश, उसमें और क्लासिफाई तो 2 डैश, उसमें और है तो 3 डैश एंड 4 डैश, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो जो आपको टेरिफ में नंबर ऑफ डैश दिख रहे क्या आपको डैश? देखो अभी 0101 उसमें एक डैश दिख रहा है, मतलब ये हॉर्सेस में ये है। 0101 क्या है? लाइव हॉर्सेस वगैरह वगैरह है, उसमें सिंगल डैश क्यों? क्योंकि उसमें और एक कैटेगरी है, मतलब ये हेडिंग में डायरेक्ट सब हेडिंग नहीं आ सकता, हेडिंग में और छोटे छोटे हेडिंग है। तो ये हॉर्स हो गया, हॉर्स में भी जो डबल डैश है, डबल डैश सिंगल डैश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डबल डैश इज अ पार्ट ऑफ सिंगल डैश, ट्रिपल डैश इज अ पार्ट ऑफ डबल डैश, 4 डैश इज अ पार्ट ऑफ 3 डैश, ऐसे वो पार्टीशन होते जाता है। हाँ, वो सब चेक करना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं, जब एक क्लाइंट का प्रोडक्ट आता है मैं टेरिफ देखता हूँ एंड अकॉर्डिंगली फिर हम ड्यूटी भरते हैं, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट मेरे को नहीं पता, देखना ही पड़ता है वो। अगर मेरे को कंफ्यूजन हुआ तो फिर मेरे दोस्तों को पूछता हूँ कि क्या होना चाहिए, हम डिस्कस करके फिर, एंड उसके बाद भी नहीं समझा तो फिर एक कॉन्सेप्ट है एडवांस रूलिंग, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अगर सिलेबस में है तो। सो आई अप्रोच गवर्नमेंट कि भाई मेरे को पता नहीं चल रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, इट्स नॉट दैट आई कैन नॉट सी द टेरिफ, बट इसमें गवर्नमेंट ने इतने छोटे छोटे बाइफिकेशन करके रखे हैं, मैंने गलती से गलत एसेस कर दिया तो ड्यूटी कम भरते हो तो बाद में तुम नोटिस भेजोगे। इसलिए वो भी ऑप्शन रहता है कि अगर आपको लगता है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये टेरिफ 4 पेजेस का है, कुछ टेरिफ 200 पेजेस के भी है। विल एनिमल्स बहुत कम इंडिया में इंपोर्ट करते बाहर से, बट जहाँ पे खाने पीने की चीजें तो वहां पे अभी देखो, देखो वेजिटेबल में कितने हैं? 14 तक है, एनिमल एंड वेजिटेबल ये दिया है, प्रिपेयर्ड फूड मतलब ये सब दिया, शुगर वगैरह, कोका, ये सब बहुत है इसमें, देखो कितने हैं ऐसे दिए है उसमें। देखो अभी ये आ गया 11, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में कितने चैप्टर? देखो 52, 63। तो अगर मैंने सिल्क का प्रोडक्ट इंपोर्ट किया तो मैं क्या करूंगा? चैप्टर 50 को क्लिक करूंगा, कॉटन है तो 52, तो मैंने सिल्क को क्लिक किया, अब ये 9 पेजेस का है,
ऐसे एक एक चैप्टर में 8 8 10 10 20 20 30 पेजेस के टैरिफ है, तो टोटल 98 चैप्टर इंटू 20 30 पेजेस किया तो टैरिफ 1000 पेजेस के ऊपर जाता है ना। अभी इसमें देखो देखो कितने चैप्टर के नोट्स, फिर यहां से टैरिफ स्टार्ट हो रहा है। वो दिया रहता है कि आपको टैरिफ पढ़ते समय क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है ताकि मिस क्लासिफिकेशन ना हो। तो देखो रॉ सिल्क, फिर उसमें मलबेरी सिल्क, ड्यूपॉन सिल्क, नॉन मलबेरी सिल्क, तसर सिल्क, मूंगा वेस्ट, क्या क्या दिया है। कौन सा स्टार का मतलब वो नीचे उसके नोट दिए हैं, 2 स्टार का मतलब नीचे रेफरेंस दिया वो है, मतलब उसका नीचे नोट दिया वो फॉलो करना है आपको। यस तो देखो ये सिल्क का इतना बड़ा दिया है, सिल्क यान इतना है, रिटेल सिल्क, बहुत है उसमें, बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, आसान नहीं इतना ये। ठीक है नाउ आइए अपन नोट्स पढ़ते हैं, ये जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन के था। अभी आप नोट्स में आइए नाउ। हाँ तो पहले सेक्शन क्या होता है बताऊं, टोटल कितने सेक्शंस है, 21 सेक्शंस है, उसमें चैप्टर्स 98 हैं। चैप्टर नोट्स अपन देखे स्टार्ट में, कोई भी ट्रिप जब स्टार्ट होगा तो उसके गाइडलाइन है कि इसमें क्या कवर्ड है क्या कवर्ड नहीं है, आपको कौन से बेसिस पे देखना है। फिर हेडिंग सब हेडिंग क्या है फर्दर क्लासिफाई करने के लिए है। नाउ व्हाट इज सेकंड शेड्यूल, वो एक्सपोर्ट का है, वो टैरिफ सेम ही रहता है, बस इंपोर्ट है तो शेड्यूल 1, एक्सपोर्ट है तो शेड्यूल 2 देखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ और शेड्यूल 2 में 99 चैप्टर्स है, कितने हैं, शेड्यूल 1 में कितने चैप्टर्स है 98 एंड इसमें कितने चैप्टर्स है 99। हाँ मतलब नहीं देखो ये 15 ये ऐसे दिया है, तो ये चैप्टर हो गया, हेडिंग हो गया, इसमें एक रहेगा मतलब इसका पार्ट है, इसमें 2 रहेगा तो इसका पार्ट है। अगर यहाँ पे खत्म हो गया तो फिर आगे के 2 डिजिट आ जाएंगे। फिर इसमें भी अगर कुछ क्लासिफिकेशन है 3 के बाद तो उसका एक डैश, फिर इसका एक डैश, उसके बाद क्लासिफिकेशन कुछ भी नहीं डायरेक्ट है तो ये ऐसे आ जाएगा, एंड जहां पे 8 डिजिट का कोड आ जाएगा हाँ रेट वहां पे दिया जाता है। तो ठीक है ये जस्ट इंफॉर्मेशन था अपने को, इतना नहीं 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 नहीं। ओके नाउ सिंगल डैश मतलब उसमें एक ही क्लासिफिकेशन है, ऐसा है, तुम डैश में मत फंसो, बस समझ लो कि डैश का यूज क्या है, हेडिंग को सब हेडिंग को अगर फर्दर क्लासिफाई करना है तो डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, 4 डैश, एक दूसरे को सब क्लासिफाई करने के लिए, बट 4 डैश से ज्यादा तो आपके जो भी प्रोडक्ट है आपको उसमें बिठाने पड़ेंगे, मतलब हेडिंग, सब हेडिंग और उसमें 4 डैश, उधर किधर ना किधर आपको प्रोडक्ट फिट करना ही पड़ेगा। चलो नाउ क्लासिफिकेशन क्यों करना है बोलो, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड एलिजिबिलिटी एग्जम्पशन, जहां पे नील लिखा है वो क्या है एग्जम्पशन में है। तो ये टैरिफ पढ़ने के 2 फायदे हैं, फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, पहले मेरे को पता चलता है कि ड्यूटी है तो कितना है, एंड अगर एग्जम्प्ट है तो वो भी पता चलता है कि भाई ये एग्जम्प्ट है, इस पर ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। नाउ HSN क्या मैंने आपको बता दिया, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इट्स अ एक्सेप्टेड प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम। देखो अच्छा हार्मोनाइज नॉमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण करना, ओके, इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम formatted under the auspicious agreement of GATT. It forms the basis of system of classification, है ना, मतलब सी प्रोडक्ट के कोडिंग सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि इंडिया में कुछ प्रोडक्ट बनते हैं कुछ नहीं बनते, प्रोडक्ट कोडिंग अलग रहेगा बट द वे कोडिंग इज गिवन दैट सिस्टम इज सेम, मतलब अपन ने जो पढ़ा ना 8 डिजिट का सिस्टम सेम रहेगा, प्रोडक्ट तो टैरिफ में कम ज्यादा होंगे। एंड किसने बनाई है, कस्टम कॉपरेशन काउंसिल ब्राजील, CCCC, इट्स नॉट वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, मैंने गलती से WCO बोला, इट्स CCC उन्होंने बनाया। नाउ अभी ये क्या ध्यान से सुनना, अभी इसमें थोड़ा टेक्निकल पार्ट है। ऑफिशियल नोट इशूड बाय कस्टम कोऑपरेटिव काउंसिल,
द एक्सप्लेनेटरी नोट टू HSN और ऑफिशियल नोट इशूड बाय कस्टम। जैसे अभी अपन ने अपना टेरिफ देखा, उसमें देखो नोट्स थे, है ना। तो ये जो HSN है, जो कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल ने इशू किया, उन्होंने भी नोट्स इशू किए हैं उसको पढ़ने के लिए, आपको इजी आने के लिए। अभी मतलब क्या सुनो, दे एक्सप्लेन एंड क्लेरिफाई द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ ईच एंड एवरी हेडिंग ऑफ HSN ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रेजेंट कस्टम टैरिफ हैज बीन पैटर्न। मतलब वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ एवरी हेडिंग, मतलब ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप किया है, ये कौन से बेसिस पे डेवलप किया वो बताते हैं। बस ये सी पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें आया तो एग्जाम में। और देखो क्या है, दे डू नॉट हैव लीगल बैकिंग बट ओनली ऑफ परस्यूसिव वैल्यू। मतलब क्या, ध्यान से सुनना, मेरा कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है और मैंने HSN के नोट्स पढ़ लिए, अपना कस्टम ड्यूटी एक्ट तो है, HSN के जो चैप्टर नोट्स है उस बेसिस पे मैंने ड्यूटी भरा है, और मैं चाहता हूं कि मैं उस बेसिस पे झगड़ा करूं गवर्नमेंट के साथ, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि HSN ये किसने बनाया है, CCO, मतलब ये इंडिया के पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया है, इंडिया के पार्लियामेंट ने अपना टेरिफ एक्ट अप्रूव किया है। तो ये जो इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम के भी कुछ कॉमन, मतलब एक कॉमन बुक है, उस बेसिस पे हर एक कंट्री ने क्या किया, आपने अपने टेरिफ मैच करके लिए है। तो कॉमन बुक में जो नोट्स है उस बेसिस पे मैं इंडियन के झगड़ा नहीं कर सकता, बिकॉज दीज आर नॉट अप्रूव्ड बाय माय पार्लियामेंट। लेकिन टेरिफ में जो चैप्टर नोट्स है दीज आर अप्रूव्ड बाय माय गवर्नमेंट, उस बेसिस पे मैं झगड़ा कर सकता हूँ। ये उसका बोलने का मतलब है, बस वो रिटर्न इन वेरी टेक्निकल लैंग्वेज, उसको बोलते हैं परस्यूसिव वैल्यू, मतलब बस आपको समझाने के लिए वो एक आपको गाइड है, क्योंकि इन्होंने जो बुक बनाया वो कॉमन सिस्टम था कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए, उस बेसिस पे हर एक कंट्री ने क्या किया, अपना अपना सिस्टम बनाया और अपने पार्लियामेंट में अप्रूव करके लिया है। तो HSN के बेसिस पे, उस डॉक्यूमेंट बेसिस पे मैं इंडिया में झगड़ा नहीं कर सकता, लेकिन अपने टैरिफ में जो लिखे हैं चैप्टर नोट्स वो तो पार्लियामेंट ने पास किया है, उसको मैं चैलेंज, उस बेसिस में झगड़ा कर सकता हूँ कि सर इसमें लिखा है, मैंने इस बेसिस पे क्लासीफाई किया है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि सर देखो HSN में लिखा है, मैंने उस बेसिस पे किया है। गवर्नमेंट हम HSN को नहीं मानते, हम हमारे टेरिफ एक्ट को मानते हैं, बस यही कहना चाहते हो। इट इज टू बी रिमेंबर दैट द एक्सप्लेनेटरी नोट डू नॉट हैव एनी लीगल बैकिंग unlike chapter note and section notes contain the tariff. Consequently, these explanatory notes are only of persuasive value and can be used as a aid to classification of goods when there is a ambiguity. मतलब उन्होंने क्या बोला है कि ये जो नोट्स इशू किए है कस्टम कॉर्पोरेशन काउंसिल ने, ये आपके हेल्प के लिए है ताकि आपको क्लासिफिकेशन करने में आसानी हो। इसके बेसिस पे आप लीगल केस फाइल नहीं कर सकते। एंड इसको देखना कब है, जब भी एम्बिग्विटी है, मतलब कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो उसी केस में उसको देखना है। तो ये रेफर करने के लिए है बस। तो यहां तक जो मैंने पढ़ा ये कभी कभार 2 मार्क के लिए आता है, राइट अ नोट ऑन कस्टम टैरिफ एक्ट। तो आप फिर उसमें लिखना है, क्या क्या लिखना है उसमें, शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, फिर टैरिफ को कैसे पढ़ना है, और उसके बाद HSN क्या होता है, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। HSN क्यों लाया गया, जैसे कॉमन सिस्टम ऑफ कोडिफिकेशन, वो सब लिखना है। चलो नाउ ये IMP करो, एग्जाम में आने वाले हैं। इसके आगे का पूरा चैप्टर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके आगे हाँ, बट एक क्वेश्चन 2-2 मार्क है, ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं आते। अभी ये क्या दिया, ध्यान से सुनो, पहले लॉजिक समझो। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कस्टम टेरिफ, मतलब ये जो शेड्यूल दिया ना, अभी देखा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, 98 चैप्टर से एक के 10 पेजेस भी पकड़े, 10-12 तो भी 1000 पेज का टेरिफ है, और उसमें भी कितने कॉम्प्लिकेटेड, सिल्क 15% कॉटन है क्या, 20% कॉटन है क्या, फिर उसमें कौन सा प्रोसेस हुआ है, मतलब उसका लिटरली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडरस्टैंड करना पड़ता है ताकि पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो कौन से कैटेगरी में आता है। एंड वो जस्टिफिकेशन एक्सपोर्टर देता है, अगर एक्सपोर्टर ने डेटा बराबर नहीं दिया तो अपन भी बराबर क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो ये टेरिफ पढ़ने में आसानी होने के लिए गवर्नमेंट ने आपको कुछ रूल्स दिए हैं कि आप ये रूल फॉलो करो तो आपको टेरिफ पढ़ने में आसानी होगी। तो पहला रूल 1 जनरल है, ये बोलता है कि आप वो टेरिफ ही फॉलो करो, बस क्या करो, टेरिफ फॉलो करो, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो, द टाइटल ऑफ द सेक्शंस चैप्टर सब हेडिंग आर प्रोवाइड ओनली फॉर द ईज ऑफ रेफरेंस। मतलब क्या है, ये जो हमने बाइफिकेशन करके दिया है, क्या क्या है,
सेक्शन, चैप्टर, सब चैप्टर, ये ओनली रेफरेंस के लिए है। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि ऐसे क्यों किया कोडिंग। ये आपको इजी करने के लिए दिया है कि पहले तो डिजिट चैप्टर, नेक्स्ट दो हेडिंग, फिर सब हेडिंग। ये बस इट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस के लिए दिया है। हाँ, फॉर लीगल पर्पज क्लासेस शुड बी बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ हेडिंग्स एंड any relative section chapter notes provided such heading do not otherwise required according to subsequent rule। अभी देखो, एक काम करो, एनालिसिस देखो, the title of the section, chapter, sub chapter do not have any legal force, the terms of heading read with relative section chapter notes are legally relevant for the, हाँ मतलब उन्होंने क्या बोला है कि हमने जो डिस्क्रिप्शन दिया है ना, क्या क्या रिलेवेंस है, जो हमने चैप्टर नोट्स दिए ना स्टार्ट में, उसका लीगल वैलिडिटी है, बट अपन ने जो फॉर्मेट बनाया है इट इज ओनली फॉर द रेफरेंस। आप सब भूल जाओ, मैं आपको सिंपल बताता हूं। ये रूल वो क्या बोलता है, सिंपल है कि आप पहले टेरिफ फॉलो करो, टेरिफ फॉलो करते वो पास करूंगा टेरिफ, जो चैप्टर नोट्स है उसका लीगल बैकिंग होगा, बाकी जो हमने फॉर्मेट किया है इट इज ओनली फॉर योर रेफरेंस। मतलब उस फॉर्मेट के बेसिस पे हम हमको चैलेंज नहीं कर सकते, बस फॉर्मेट हमने डिजाइन किया कि पहले 8 डिजिट का कोड होगा, फिर डिस्क्रिप्शन होगा। अगर आपको एग्जैक्टली रेट पता करना है तो उन्होंने क्या बोला है कि आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पे ध्यान दो, क्या दो, डिस्क्रिप्शन पे ध्यान दो, वो हेडिंग सब हेडिंग कहाँ पे वो उस पर ध्यान मत दो। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, देखो, लेटर क्लोजिंग एंड सीलिंग मशीन। अभी देखो क्या दिया है, ये एक एग्जांपल है। ये जो मशीन है, जैसे आपको पता रहेगा कि आपको बैंक से लेटर आते, देखो आपका अगर क्रेडिट कार्ड है, स्टैंडर्ड बैंक का है, एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का है, तो आपको काफी सारे लेटर्स वगैरह आते हैं। अभी तो सब फिजिकल बंद हो गया, बट पहले ईमेल वगैरह आते थे, पहले फिजिकल कॉपीज में आते थे, स्टेटमेंट घर पे आते थे, अभी तो सब ईमेल पैन लगा है। तो वो जो फिजिकल आते हैं उसका पेपर पैक करने का मशीन रहता है, क्योंकि उनके इतने लाखों कस्टमर है ना, थोड़े हाथ से चिपका बैठेंगे, तो उनका मशीन पे सीलिंग होता है। तो अभी वो मशीन जो है वो 2 हेडिंग में क्लासीफाई हो रहा है। कहाँ पे वो हेडिंग, मतलब ये यहाँ पे भी वो मशीन दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, करेक्ट ना। तो फिर हाँ, तो अभी देखो, तो रूल वन क्या बोलते हैं, देखो अभी both the headings appear to be relevant for the product, however chapter note of 2 chapter 84 provide that heading number 84 does not cover the office machinery, therefore the product in this question will be classified under first। मतलब उनका कहना क्या है रूल में कि आप खाली वो हेडिंग पे बेसिस में मत जाओ, आप चैप्टर के नोट्स पढ़ो डिटेल में। तो यहाँ पे मशीन दोनों जगह पे दिख रहा है क्योंकि मशीन ही है, लेकिन सेकंड पार्ट में क्या लिखा है कि मशीन कहाँ पे कवर्ड नहीं होगा, ऑफिस मशीन में कवर्ड नहीं होगा, क्योंकि देखो 2 हेडिंग में मशीन आ रहा है ना, मशीन दोनों हेडिंग में आ रहा है, 84 में भी आ रहा है, ऊपर 8422 है और ये 8472 है, दोनों जगह पे मशीन आ रहा है। अभी हमको कंफ्यूजन है कि हम किसके हिसाब से मशीन को क्लासीफाई करें, क्योंकि दोनों के रेट्स क्या है, अलग अलग है। सेम है तो प्रॉब्लम नहीं आता, रेट अलग है तो कौन सा दे। तो फिर चैप्टर नोट में क्या बोला है, क्लियर कट बोला है कि भाई ये मशीन 8422 में यहाँ पे ऊपर कवर्ड नहीं है, तो ऐसा है, या ऐसा बोलेंगे कि ऊपर कवर्ड है नीचे कवर्ड नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड्स, जो दूसरा कॉलम है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड चैप्टर नोट्स, जैसे अपन देखो लाइव एनिमल्स पढ़ा था, उसमें देखा इस चैप्टर में एनिमल्स कवर्ड नहीं है, उन्होंने ऊपर ही बोल दिया, फिर आप नीचे ढूंढो मत कि वो मिल रहा है सर, सेम ही लग रहा है, नहीं है बस। तो ये ठीक है, ये क्वेश्चन पे आप पढ़ना है। तो यहां से अभी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, रूल 1 पे क्वेश्चन नहीं आता, वो जैसे उन्होंने बोला है कि आपको टेरिफ कैसे देखना है, ठीक है। अभी यहां से सब लोगों का ध्यान चाहिए, अभी यहां से बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ाने वाला हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड आर्टिकल। अभी देखो हुआ क्या यहाँ पे, रूल 2A, यहाँ पे मैंने या आपने बाहर से बाइक इंपोर्ट किया है, ठीक है ना, बस बाइक में हैंडल लगाना बाकी है, वो हैंडल अपन इंडिया में लगाने वाले हैं, या उसका हेडलैम्प लगाना बाकी है, कोई स्मॉल पार्ट है जो इंडिया में फिटिंग होगा, बाकी पूरा बाहर से बन के आने वाला है। तो अभी वो क्लियर करते समय क्या करेंगे, क्योंकि इसमें खाली हैंडल लगाना क्या है बाकी है, तो है वो बाइक ही
है वो क्या है बाइक, बट एक छोटा मोटा पार्ट इंडिया में लगने वाला है मैंने, तो उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड आर्टिकल, है ना। वो इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि एक आधा पार्ट लगाना क्या है बाकी है। तो देखो क्या लिखा है, एनी रेफरेंस इन हेडिंग टू एन आर्टिकल shall be taken to include reference to that article incomplete or unfinished also। मतलब क्या बोलो, मतलब उसको एज अ बाइक ही माना जाएगा। तो जब भी एक आधा हेडिंग में बाइक की बात हो रही है, तो अगर वो इनकम्प्लीट फॉर्म में भी इंडिया में आता है तो उसको क्या माना जाएगा, बाइक के हिसाब से ड्यूटी माना। देखो एनी रेफरेंस इन हेडिंग टू एन आर्टिकल, नाउ आर्टिकल मतलब कंप्लीटेड है, shall to be taken to include, इसमें इंक्लूड किया जाएगा रेफरेंस टू इनकम्प्लीट अनफिनिश ऑल्सो, मतलब जो टेरिफ पूरे आर्टिकल के लिए है उसमें जो इनकम्प्लीट आर्टिकल भी है तो वो उसी में क्या होगा, क्लासिफाई होगा। समझा? द इनकम्प्लीट अनफिनिश आर्टिकल हैव इसेंशियल कैरेक्टर ऑफ, हाँ ये वर्ड है, मतलब अगर उसमें फाइनल प्रोडक्ट का अगर इसेंशियल कैरेक्टर है तो फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से ही क्लासिफाई होगा। नाउ व्हाट इज इसेंशियल कैरेक्टर? इसी इसेंशियल मतलब जो देख के पता चलना चाहिए कि वो, हाँ मतलब अगर मैंने बाइक इंपोर्ट किया उसमें इंजन ही नहीं है तो क्या उसको बाइक बोलेंगे? क्या नहीं है, क्योंकि इंजन नहीं तो इसेंशियल कैरेक्टर नहीं ना उसका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको देख के लगना चाहिए कि क्या है, फाइनल प्रोडक्ट का ही पार्ट है। इट शैल बी आल्सो टेकन टू इंक्लूड रेफरेंस टू दैट आर्टिकल कंप्लीट और फिनिश्ड प्रेजेंटेड अनअसेंबल और डिसअसेंबल, मतलब क्या है, हाँ मतलब यहाँ पे देखो ये दिया है, मतलब आपने आर्टिकल अनअसेंबल फॉर्म में इंडिया में लेके आया हो, डिसेंबल फॉर्म में लेके आया हो, क्योंकि पूरा करके लाएंगे तो ड्यूटी ज्यादा है, तो मैंने क्या किया उसको अनअसेंबल किया है, बट दैट इज बीइंग डन माइट बी फॉर ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस और सम अदर पर्पस, तो भी उसको फिनिश प्रोडक्ट ही क्या माना जाएगा। तो वो इनकम्प्लीट हो या असेंबल फॉर्म में हो, है ना। अच्छा ये मतलब अनअसेंबल फॉर्म में क्यों किया जाता है? ओनली फॉर ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस, ओनली फॉर ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस प्रोडक्ट को अपन अनअसेंबल फॉर्म में बेचते हैं। जैसे अगर मेरे को 100 साइकिल्स आपको भेजना है, तो साइकिल अगर मैंने पूरा रेडी करके भेजा तो आई नीड 10 ट्रक्स टू सेंड 100 साइकिल्स। अगर उसको मैं अनअसेंबल फॉर्म में भेजता हूँ तो फिर टायर एक जगह पे, उसका ट्रायंगल एक जगह पे, तो फिर मेरे को 2 ट्रक में पूरा 100 साइकिल का सामान बैठ जाएगा। तो जो भी ये अनअसेंबल किया जाता है इट इज ऑलवेज डन फॉर ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस, तो उसको भी फाइनल प्रोडक्ट का ही दर्जा दिया जाएगा। उसमें क्या होना चाहिए? इसेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें? इसेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए। तो एक बार हम पढ़ते हैं, देखो क्या है, एक मिनट रुको। एनी पर्टिकुलर हेडिंग रिफर्स टू फिनिश और कंप्लीट आर्टिकल, द इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड फॉर्म ऑफ आर्टिकल शैल बी क्लासिफाइड अंडर सेम हेडिंग, वही लिखा है कि अगर जहां पे जैसे रिमोट इज अ कंप्लीट आर्टिकल, रिमोट जिस हेडिंग में है, अगर रिमोट अनकम्प्लीट फॉर्म में भी इंडिया में आता है ना, मतलब खाली उसका ये कवर नहीं है, इतना ही रिमोट आ गया, ये इंडिया में बिठाने वाला इतना ही आ गया, तो बोलो इसका भी क्लासिंग, इसमें इसेंशियल कैरेक्टर है क्या रिमोट का? है, तो ये इसको भी रिमोट के जैसा ड्यूटी लगेगा। ये पूरा रिमोट आ गया इंडिया में 100%, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिनिश आर्टिकल में रिमोट इंक्लूड है, कौन सा? मतलब अनफिनिश रिमोट भी इंक्लूड है, प्रोवाइडेड उसमें इसेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए। हाँ इसेंशियल कैरेक्टर मतलब क्या? सुनो, खाली रिमोट का बॉडी इंडिया में आया है, इसके अंदर का जो असेंबली है वो इंडिया में डालने वाले हैं, तो थोड़ी होगा वो खाली रिमोट का है ना कवर है, तो उसमें इसेंशियल कैरेक्टर है क्या? नहीं है। मैंने कार इंपोर्ट किया बाहर से, इंजन नहीं है तो कार थोड़ी होगा फिर वो, उसमें इसेंशियल कैरेक्टर नहीं है। अब समझ रहे हैं क्या? देखा था तो इंजन तो होना जरूरी है ना, तो वो कार कहलाएगा क्या? बताओ, नहीं कहलाएगा। तो अगेन इसमें डाइसी है, मतलब ये कौन सा पार्ट नहीं होना चाहिए भी सोचना, ये कस्टम ऐसा ही है, मतलब इसमें हर एक इसमें डिस्प्यूट बहुत अरेज होते हैं, भयंकर अरेज होते हैं, इसलिए इसमें लाखों केस लॉज है, मतलब 25-50 हज़ार केस लॉ इस पेपर है ऑलरेडी। ओ मैं पहले जो एक्साइज पढ़ाता था, एक्साइज में 50,000 केस लॉज थे, और उसमें खाली एक कॉन्सेप्ट था मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसके ऊपर लगभग 15-20 हज़ार केस लॉ थे। तो ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा, मतलब ये इसमें कुछ लोग खाली कस्टम में एक सेक्शन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? हो ये
इनकम टैक्स में मेरे पहचान क्या है, वो खाली सर्च में एक सेक्शन पे है प्रैक्टिस कर रहे, समुंदर है टैक्स। मतलब कोई कितना ही पढ़ा करे लाइफ टाइम तक, मतलब मैं इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट ही रहूंगा, इसका इसका अंत नहीं है। मतलब सी जो मैंने कैंडल हैंडल किए हैं वो मेरे को नॉलेज है। सी एकेडमिक तो क्या है, वो एक बार हो गया तो हो गया, मतलब मेरे को क्लास में पढ़ाने के लिए खाली अमेंडमेंट कवर करना है, बट प्रैक्टिस में तो कुछ भी क्वेरी आता है। तो इवन आई लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स एवरी डे। अभी कल एक मेरे क्लाइंट का क्वेरी है, मेरे को 2 दिन रिसर्च करो, मैं आपको बताता हूँ, संडे को मेरे को सोचने दो फिर बताता हूँ। उनका एक ऐसा उन्होंने नया प्रॉब्लम लेके आया है, बोला भाई इसके लिए कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं, बट मेरे को सोच के दो 2 दिन का समय दो, मैं आपको मंडे को बता दो क्या करना है। देयर इज नो डायरेक्ट आंसर, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का मामला है। बोला मैं मेरे दोस्तों से डिस्कस करता हूँ, मेरे जो सीनियर से उनसे डिस्कस करता हूँ, एंड फिर तुमको सही सलाह देता हूँ। ऐसे तो ये बहुत चैलेंजिंग रहता है। मतलब इसेंशियल कैरेक्टर क्या है जिससे लगना चाहिए कि क्या है वो। हाँ अभी बताओ, मैंने जी बाइक इंपोर्ट के हैंडल नहीं तो ठीक है मान सकते हैं, बट इंजन नहीं, तो इंजन तो मेन है ना, तो वो तो होना चाहिए, उसका बॉडी तो होना चाहिए ना। ऐसे हाँ, एक मिनट मैं पढ़ लेता हूँ फिर तुम्हारे मैं लेट मी कंप्लीट दिस। हाँ बोलो, ये भी हो ही दिया। अच्छा, रेलवे कोच रिमूव विदाउट सीट्स। हाँ देखो, रेलवे का कोच इंडिया में बनता है ना। एक कंपनी है कालिंदी, कालिंदी करके कंपनी, 2 कंपनी है रेलवे के। तो जब भी रेलवे बजट आता है ना, उसके शेयर्स 20 दिन पहले खरीद के रखने का। हाँ उसके शेयर्स 15% बढ़ जाते हैं, बजट आएगा इमीडिएटली बेच देने का। कालिंदी ट्रेन करके है, कालिंदी, कालिंदी समथिंग। 2 ही कंपनीज है जो ट्रेन की बोगी बनाती है, और एक कंपनी है मैं कल बता नाम भूल गया। तो ये 2 कंपनी का रेलवे बजट आने के पहले ना एनालिसिस करना। बजट जैसे होता है ना, उसके रेट बाद में 15% बढ़ जाते हैं। अभी पता नहीं वो रेलवे बजट अच्छा होता है इसलिए बढ़ते हैं या बुरा है या स्पेकुलेशन है, आई डोंट नो, बट मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है। तो कालिंदी करके कोई कंपनी है, वो बोगी बनाती है। अभी देखो उन्होंने बोगी बना के दे दी, उसमें सीट्स वो नहीं बिठाते, पर बोलो ये जब रिमूव होगा उसमें इसेंशियल कैरेक्टर है क्या बोगी का? टायर है, नीचे मशीन है, पूरा है ना, तो बोलो क्या मानेंगे उसको? पूरा ही मानेंगे। अ कार विदाउट सीट्स, कार हाँ, लेकिन विदाउट इंजन, इंजन नहीं मतलब उसका जान ही नहीं ना। ओनली गुड्स रिक्वायरिंग माइनर एडजस्टमेंट। हाँ, हाउ टू डिसाइड एसेंशियल कैरेक्टर? छोटा मोटा एडजस्टमेंट है तो चलेगा, तो ही उसको एसेंशियल कैरेक्टर मानेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम भी इंटरप्रिट ही करेंगे, देयर इज नो परफेक्ट गाइडलाइन। बट इंजन नहीं है, इंजन नहीं होना क्या माइनर एडजस्टमेंट है क्या? नहीं तो है ना। अच्छा मैंने कैमरा इंपोर्ट किया, उसमें लेंस इंडिया में बिठाने वाला है, अभी लेंस नहीं, कैमरा मैन तो लेंस ही है, करें ना। तो ये क्या लेंस बिठाना माइनर नहीं, बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है, तो फिर यहाँ पे नहीं होगा वो। हाँ वो रूल 2 से 6 तक कहीं पे भी जा सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट आपने लाया है उसमें इसेंशियल कैरेक्टर है, तो फिर रूल 2 के हिसाब से होगा। अगर लगता है कि नहीं यार इसमें इसेंशियल कैरेक्टर नहीं है, तो रूल 3, 4, 5 देखना पड़ेगा। ओनली गुड्स रिक्वायरिंग माइनर एडजस्टमेंट वुड बी कंस्ट्रक्टेड एज अ इसेंशियल कैरेक्टर। दोज रिक्वायर्ड मेजर प्रोसेस, अगर इंडिया में मेजर प्रोसेस होने वाला है तो रूल कौन से? टर्निंग, ग्राइंडिंग, ग्रू कटिंग, हीट ट्रीटमेंट, सरफेस ट्रीटमेंट, फिर वो यहाँ पे नहीं होगा। रूल 2 में नहीं, फिर रूल 3 में आएगा, वो आगे देखेंगे अपन। यस बोला भी तुम्हारा डाउट। दिस विल बी ट्रीटेड एज 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शन, बिकॉज 2 अलग अलग पर्सन है ना। तो जब इंजन आएगा तो उसके इंजन के ऊपर ड्यूटी लगेगा, यहाँ से जो पार्ट्स है उस पर पार्ट्स का ड्यूटी लगेगा। कर सकते हैं ना, पर अगर एक ही पार्टी से आते हैं अनअसेंबल फॉर्म में, तो इट माइट बी फॉर ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस। तो मेरे को बताना पड़ेगा सर दिस इज ओनली फॉर ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस, तो फिर वो एज अ बाइक ड्यूटी लग सकता है। नहीं बट दोनों एक्सपोर्टर अलग अलग है ना, तो ये 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन में आ जाएंगे, मर्ज करके नहीं होगा ना। नाउ अभी रूल 2 भी देखो क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, मतलब भी
मैंने जो चीज इंपोर्ट किया उसमें 2-3 मटेरियल है, एक मटेरियल नहीं है, इट इज मेड ऑफ मल्टीपल मटेरियल। देखो बताता हूं मैं, मटेरियल सब्सटेंस विद अदर मटेरियल, एनी रेफरेंस इन हेडिंग टू मटेरियल सब्सटेंस will be taken to include reference to mixture or combination of that material। मतलब हेडिंग में जो मटेरियल कवर्ड है, सुनो, उसका अगर मिक्सचर भी रहेगा तो भी वो उसी में आएगा विद अदर मटेरियल। बता दो, मैं एग्जांपल देता हूं। एनी रेफरेंस टू गुड्स ऑफ अ गिवन मटेरियल और सब्सटेंस shall be taken to include reference to goods consisting only partly of such material, and the classification of goods consisting of more than one material or substance, उसका रूल 3 होगा। मतलब क्या है, मतलब जो मेन मटेरियल है और उसमें कोई मिक्सचर करके आया तो उसको मेन मटेरियल के हिसाब से ही होगा वैल्यूएशन। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कैसे नहीं समझेंगे। मैंने बाहर से ज्वेलरी इंपोर्ट की है ना, गोल्ड एंड सिल्वर की, तो अपन नॉर्मली बोलते क्या है, हम ऐसा बोलते हैं क्या कि मैंने सिल्वर ज्वेलरी ली इसमें गोल्ड है, या आप बोलते कि गोल्ड ज्वेलरी इसमें सिल्वर है। तो मेन मटेरियल कौन सा है, गोल्ड है ना, तो गोल्ड के साथ जो भी चीजें आएंगी वो उसके हिसाब से क्लासीफाई होगा। देखो, एनी रेफरेंस टू हेडिंग टू मटेरियल और सब्सटेंस, मटेरियल मतलब मेन गोल्ड है तो उसका मिक्सचर भी रहेगा ना, क्योंकि सी टैरिफ में अगर गोल्ड के बारे में अलग से लिखा है मतलब वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा प्रोडक्ट ही सिल्वर का है एंड एक आधा छोटा सा पार्ट गोल्ड का है, फिर वो सिल्वर ऑर्नामेंट होगा, तो ये पूरा वेरिएबल है, मतलब इसमें कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो एज ए स्टूडेंट भी आपको ऐसे ही आंसर लिखने पड़ेंगे, आपके माइंड में कंफ्यूजन होंगे, अभी उसका उपाय कुछ नहीं है। मेरे माइंड में भी होता है, मैं मेरे हिसाब से क्लासीफाई करूंगा, ऑफिस ने अगर चैलेंज किया तो उसको बदल दूंगा। सी अभी वो क्या है, ये पर्सनल बायस के ऊपर डिपेंड है, सब्जेक्टिव टर्म है। मेरे लिए होगा, आपके लिए कोई, हर एक कंसल्टेंट अलग अलग क्लासीफाई करेगा, कस्टम ऑफिसर का दिमाग कुछ और ही चलेगा, है ना। तो ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होता है एंड समटाइम वी हैव टू फाइट आल्सो। मैं आपको एक जनरल गाइडलाइन बता रहा हूँ जो कस्टम में बोला है। तो एनालिसिस क्या है, एनी रेफरेंस टू मटेरियल सब्सटेंस वुड प्रीफर मिक्सचर ऑफ दैट मटेरियल ऑल्सो। तो अगर मैं किसी एक मटेरियल की बात कर रहा हूं तो उसके मिक्सचर को भी मटेरियल के हिसाब से क्या किया जाएगा, क्लासीफाई किया जाएगा। सेम, एनी रेफरेंस टू गुड्स containing particular material or substance would also include goods consisting only partly of specified material or substance। अभी देखो एग्जांपल दिया है, द मेन मटेरियल कॉफी है, तो कॉफी में अलग अलग आते हैं ना मिक्सचर्स, तो कॉफी विल इंक्लूड कॉफी मिक्स्ड एंड दिया है। नेचुरल रबर में नेचुरल रबर भी आएगा और सिंथेटिक रबर भी आएगा, मतलब मेन प्रोडक्ट क्या है, कॉफी। तो कॉफी क्या आते हैं ना, अलग अलग मिक्सचर्स में आएंगे तो भी उसको कॉफी के हिसाब से ड्यूटी लगेगा, ऐसा उनको बोलना है, क्योंकि मेन प्रोडक्ट क्या है, कॉफी डिफाइन किया है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट का, ऐसे मिक्सचर तो हजारों बनेंगे ना, गवर्नमेंट कितना बड़ा टैरिफ बनाएगा। जैसे अभी देखो, अभी एक ट्रेंड में बताता हूँ, इफ यू गो टू एनी रोड साइड फूड स्टॉल, अभी हर एक चीज पे चीज डालना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, मैं तो परेशान हो गया, आती हो गया, मतलब है ना, चीज पाव भाजी है ना, मैंने चीज पानीपुरी देखा, कैन यू बिलीव, ऐसी चीजें खाने का नहीं कभी, वेरी बैड, नहीं वेरी बैड फॉर हेल्थ, ऐसी रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं खाने का। अभी मेरे को पता है, क्योंकि मैं जैन रिलीजन फॉलो करता हूं, तो मेरे को पता है कि मतलब क्या किसके साथ क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसका भी कॉम्बिनेशन होता है। आप डॉक्टर को पूछना, मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा मैं जैन धर्म को प्रमोट कर रहा हूं, बट मैं जो बता रहा हूँ, इफ यू आस्क डॉक्टर ना, आपको डॉक्टर बताया कि सही बोल रहा है वो, देयर इज साइंटिफिक रीजन। जैसे महाराष्ट्रियंस में खाना होने के बाद वो ताक या कड़ खाते हैं, बट अपन दाल खाते हैं, दाल के बाद कभी भी नहीं खाने का, दाल खाते हैं ना, राइस और दाल, उसके साथ कड़ नहीं खाने का कभी भी। हाँ नहीं, अभी वो तुमको डॉक्टर को पूछना, वो लीवर के लिए अच्छे नहीं था, लीवर को अलग करने के लिए तकलीफ होती है, ऐसी क्रॉस चीजें एक साथ नहीं खाने का। बट दिस इज रिटन इन जैन धर्म कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। भाई महाराष्ट्र में ऐसा कोई मानते नहीं है, वो गलत नहीं कर रहे, दे आर नॉट अवेयर, दैट इज द प्रॉब्लम। ऐसे नहीं कि वो गलत, उनको पता है का कौन, अच्छा नहीं खाते, इट्स वेरी बैड कॉम्बिनेशन। तो इसके बाद क्या खाना चाहिए, है ना, कुछ लोग कुछ भी खाते हैं, मैगी खा के नेक्स्ट मिनट में चाय पीता है, लोग खाना खाने में चाय पीते हैं, भाई बहुत बेकार कॉम्बिनेशन है। नहीं मैं क्या बोला, जाने दो, अभी इसमें मैंने भाषण देना स्टार्ट कर दिया, मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ।
बट तुम डॉक्टर को पूछना, क्योंकि मेरे पे भरोसा मत करना, क्योंकि मैं आई एम नॉट, मैं लॉजिक नहीं बता सकता ना ऐसा क्यों। लिवर डैमेज होता है। हाँ। यस। यस। हाँ अभी देखो, सौम्या बोल रही कि दाल राइस का दही खा रहे हैं, इवन सुनो, सबसे बुरा कॉम्बिनेशन, मिसल खाते कि नहीं, मिसल एंड दही, वेरी बैड कॉम्बिनेशन। मैं बोल रहा हूँ ना, वो अभी डॉक्टर को पूछना, मैं लॉजिक नहीं बता पाऊंगा, बट मेरे को पता है, क्योंकि मेरे को मतलब हमारे घर से वो, हमको मॉम ने बोला है कि बेटा ये नहीं खाने का है। मैं पूछता नहीं कि मॉम ने बोला, मतलब बोले वो उसने पढ़ाई की है बहुत, तो मैंने इतना पढ़ाई नहीं किया जैन धर्म का, तो मैं आंख बंद करके फॉलो करता हूँ, क्योंकि मॉम ने बोला है वो, मतलब कुछ तो लॉजिक रहेगा। एनीवेज, तो रूल 2 में बताया तो एक बार क्या है, रूल 2 ए है, इट्स अनफिनिश्ड गुड्स को क्या माना जाएगा, एज अ इसेंशियल कैरेक्टर है तो फिनिश गुड्स माना जाएगा। एंड रूल 2 बी में क्या है, मिक्सचर ऑफ मटेरियल है, तो उसमें अगर जो मेन मटेरियल है उसको जिस हिसाब से क्लासीफाई किया है, मिक्सचर को भी वैसे, क्योंकि आप मिक्सचर कौन सा लेके आओगे, गवर्नमेंट कितना बड़ा टेरिफ बनाएगी भाई, 1000 पेज का टेरिफ बन जाएगा, मेन मटेरियल है उसके हिसाब से होगा। जैसे कॉफी, अभी कॉफी के अभी वो कितने सारे टी आ गए, ग्रीन टी, ब्लैक टी, फिर वो जिंजर टी, दार्जिलिंग टी, आसाम टी, देखा आपने कितने आ गए। अभी गवर्नमेंट के लिए वो एक ही टी, तो सबको किसके होगा क्लासीफाई, अभी दार्जिलिंग टी हो, आसाम टी हो, मिंट टी हो, गार्लिक टी हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली मेन मटेरियल क्या है, टी, तो सबका क्लासिफिकेशन टी के हिसाब से ही होता है। अभी इतना बाइफर्ट करना पॉसिबल है क्या, जिंजर टी अलग, दार्जिलिंग टी अलग, आसाम टी अलग, महाराष्ट्र टी अलग, टेरिफ 2-4 लाख पेज का हो जाएगा, हो जाएंगे सब लोग उसमें, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, तो ये लॉजिक है। नहीं परसेंटेज नहीं देखना है, गार्लिक टी होता नहीं है, मैंने बना दिया अभी, अभी लोग कुछ भी खाते तो मैंने भी एक चिपका दिया गार्लिक टी। नहीं, मैं चाय पीता हूँ ना, कम पीता हूँ लेकिन, बट मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, बट कम पीता हूँ मैं। नाउ अभी आता है रूल 3। अभी रूल 3 पिक्चर में कब आएगा, जब एक प्रोडक्ट दो जगह पे क्लासीफाई हो रहा है। कल मैंने सूटकेस का एग्जांपल लिया था, आज ही सॉरी, ये सूटकेस कैन बी क्लासिफाइड एज अ प्लास्टिक आर्टिकल, इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ ट्रैवल एक्सेसरीज, फुटबॉल कैन बी क्लासिफाइड एज अ स्पोर्ट्स आइटम, और इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ गोला मेड ऑफ रबर एंड लेदर। ड्यूटेड क्या होगा, बदलेगा। जैसे पेन स्टैंड विथ घड़ी, अभी वो पेन स्टैंड को भी जा सकता है या घड़ी के हिसाब से भी जाएगा, होता है कि नहीं, कि इसमें ऐसे मल्टी प्रिंटर, अभी ओनली प्रिंटर भी है, प्रिंटर विथ स्कैन, जेरोक्स, अभी स्कैनिंग भी आ गया, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक प्रोडक्ट के है, तो उसको कहाँ पे करेंगे, एज अ स्कैनिंग डिवाइस करेंगे, एज अ प्रिंटिंग डिवाइस करेंगे, क्या करेंगे, करेक्ट ना। तो ये दो दो हेडिंग में आ रहे हैं, तो फिर कैसे करेंगे, ये प्रोडक्ट यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो कैसे क्लासिफाई करेंगे उसको, देखो, तो उसमें 3 रूल है, रूल 3A, रूल 3B एंड रूल 3C। यस, सो मैं परफेक्ट है, क्या वो लीव्स में आएंगे, क्योंकि इंडिया में एज ए टी लीव्स आ रहा है ना, वो टी लीव्स में आएगा, टी के अंदर टी लीव्स का रेट लगेगा, बिकॉज टी लीव्स इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड टी इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, टी बनने के लिए उस पर प्रोसेस करना पड़ता है ना। हाँ ओके, नाउ देखो पहला रूल क्या है, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन शैल प्रिविल ओवर जनरल डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या है, मतलब जैसे सूटकेस का एग्जांपल था, बताओ सूटकेस को अपन क्या मानना प्रेफर करोगे, ट्रैवल एक्सेसरीज या प्लास्टिक का कंटेनर, बस उन्होंने कहा कि भाई तुम पहले कॉमन सेंस अप्लाई करो, कि स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन चल, फुटबॉल को क्या एज्यूम करना लॉजिकल है, स्पोर्ट्स आइटम मानना है या गोला मेड ऑफ रबर एंड लेदर,
हाँ बस उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन शैल प्रीवेल ओवर जनरल डिस्क्रिप्शन। देखो, द हेडिंग विच प्रोवाइड मोस्ट स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन शैल बी प्रीफर्ड टू हेडिंग प्रोवाइडिंग मोर जनरल डिस्क्रिप्शन। तो आपको टेरिफ देखना है, जहां पे आपके प्रोडक्ट का आपको एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, वो आपको फॉलो करना है। हाउएवर व्हेन टू और मोर हेडिंग्स ईच रिफर टू पार्ट ऑफ ओनली इंडिविजुअल मटेरियल कंटेनिंग मिक्स और कंपोजिट गुड्स और पार्ट ऑफ द आइटम इन सेटअप फॉर रिटेल, those headings are regarded as equally specific in relation to those goods even if one item gives more complete precise description of goods। बताता हूँ, पहला पार्ट तो एकदम सिंपल है। पहले पार्ट में क्या बोला है कि अगर आपका गुड्स दो जगह पे आ रहा है तो क्या देखो, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन देखो। जैसे मैंने कहा कि प्लास्टिक आर्टिकल में भी आ सकता है वो, या यस मतलब क्या एग्जांपल, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक मैं आपको देता हूं एग्जांपल। सेकंड देखो क्या लिखा है, हाउएवर वेयर टू और मोर हेडिंग्स ईच रिफर टू पार्ट ऑफ द मटेरियल, मतलब वो जो हेडिंग्स दिख रहे हैं ऊपर उसमें पूरा मटेरियल नहीं, पार्ट ही दिख रहा है। कंटेन मिक्स और कंपोजिट गुड्स और पार्ट ऑफ ओनली आइटम्स इन सेटअप फॉर रिटेल सेल, दोज हेडिंग्स आर रिगार्डेड एज इक्वली स्पेसिफिक। मतलब अगर दोनों हेडिंग में है बट वो पूरा पूरा नहीं, आधा आधा ही है, मतलब इसमें भी पूरा कवर नहीं उसमें भी पूरा कवर नहीं, तो दोनों को स्पेसिफिक माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि वो क्या करेंगे अभी, मतलब दो नहीं, दोनों में से एक लेना है, अपने ऊपर है, बट दिया ना तो इक्वली स्पेसिफिक है। इक्वली क्या है, स्पेसिफिक है। देखो एग्जाम्पल दिया है। हाँ अभी क्वेश्चन 2 इसमें क्या करना है, फिर ये फॉलो नहीं करना है। इसमें अपन ने अगर फॉलो किया तो क्या होगा, स्क्रूटिनी आ सकता है। तो अगर मैं रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा ड्यूटी भर दूंगा ताकि बाद में रिफंड क्लेम करना आसान हो जाएगा। कम भरा तो बाद में स्क्रूटिनी कौन झेलते बैठेगा। तो इसमें ऐसे देखो, कस्टम में ऐसे रिस्क रहता है, मतलब हर एक कंसल्टेंट का तरीका है, तो इसमें वेरिएशन आने वाला है। अभी देखो, हाँ इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन देखो, अभी इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन दो जगह पे आ सकते हैं। मैंने हेडिंग दिया है शेवर्स एंड हेयर एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल डोमेस्टिक अप्लायंस। बोलो अभी बताओ आपके हिसाब से कहाँ पे आना लॉजिकल है, शेवर्स एंड हेयर्स में आना चाहिए या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डोमेस्टिक अप्लायंस में? स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन प्रिविल ओवर जनरल, ये गलत नहीं है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डोमेस्टिक अप्लायंस, शेवर क्या डोमेस्टिक अप्लायंस नहीं है, लेकिन कहाँ पे आना ज्यादा बेटर है, फर्स्ट वाले में। बस ये है रूल 3A, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन शैल प्रिविल ओवर जनरल डिस्क्रिप्शन। ऑनलाइन समझा क्या आपको? ऑनलाइन हाँ, अभी ये दूसरा जो मैंने एग्जाम्पल लेता ना पेन स्टैंड का, ये है मिक्सचर्स एंड कंपोजिट गुड्स कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मतलब एक प्रोडक्ट में कॉम्बो पैक 4-5 चीजें आती है ना। एक प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉम्बो पैक। मतलब ये आपको मैं बेस्ट सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे अपना बैच जब खत्म होगा तो आप मेरे को आईफोन गिफ्ट करने वाले, ऐसा आपने कमिट किया है। तो आप जब मेरे को आईफोन खरीद के दोगे तो आईफोन के बॉक्स में मोबाइल भी आएगा, चार्जर नहीं आता अभी, है ना। और उसके बाद उसका मैनुअल रहेगा, और क्या एक्सेस रहेंगे उसमें, जो भी रहेगा। और क्या आता है एक्सेस में, मैनुअल रहेगा, और ईयरफोन आते हैं क्या? हाँ ईयरफोन भी आएंगे। अभी अलग अलग चीजें हैं। ओके, पैकिंग मटेरियल भी है। मतलब अभी इसमें है ये कंप्लीट प्रोडक्ट ही, बट उसमें मल्टीपल चीजें हैं। तो उसमें बोला है कि इसेंशियल कैरेक्टर अपन ने परचेस क्या किया है। मतलब देखो क्या होगा, ऐसा कभी अंजलि सो गई क्या? तुम दिख नहीं रहे मेरे को, तुम जरा ऐसे इधर बैठो बीच में, मेरे को लग रहा है तुम सो गई। नहीं ना, कंफर्म ना? हाँ, बोर हो गए तो बोल देना, एक दो जोक बता दूंगा मैं, है ना। हाँ है ना। क्या ये बोरिंग है? इंटरेस्टिंग है, पढ़ने के लिए आसान है, डीटी से कंपेयर करो, फिर पढ़ो, फिर ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ते बैठो फिर। नहीं ये उल्टा आसान है, मतलब भले बड़ा है बट एटलीस्ट रिलैक्सिंग है, मतलब मजा आता है पढ़ने में, और याद बहुत फास्ट रहता है। ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको,
एनीवे कोई इशू नहीं है। चलो डीटी अलग है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग है, भूल जाओ, आप लोग भी भूल जाओ, आप आ जाओ कस्टम में। हाँ, मैं तो आप बोलेंगे सर डीटी में कहाँ पे चले गए। वो क्या, मैं दोनों से पढ़ा तो इसलिए मैं एग्जाम्पल देते रहता हूँ। अभी देखो क्या है, अभी लेट से कोमल ने फोन लिया एंड उसने 50,000 का फोन इंपोर्ट किया बाहर से, एंड अभी वो क्या बोलेगी, मैंने 50,000 के हेडफोन लिए जिसमें मेरे को मोबाइल मिला है, या 50,000 का मोबाइल है जिसमें हेडफोन मिला है। इसेंशियल कैरेक्टर, तो मोबाइल के हिसाब से पूरे आइटम पे ड्यूटी लगेगा। यस, तो उसमें जो उसका इसेंशियल कैरेक्टर है ना, उसके हिसाब से ड्यूटी लगेगा। तो अगर मैं मिठाई का डब्बा मैंने बाहर से इंपोर्ट किया है एज अ ड्राई फ्रूट बॉक्स, एंड इसमें एक स्वीट है विच इज नॉट ड्राई फ्रूट बट स्टिल इसेंशियल कैरेक्टर क्या है, तो ड्राई फ्रूट के हिसाब से ड्यूटी लगेगा। तो जो मोबाइल बाहर से इंपोर्ट होगा उसमें पूरे बक्से के ऊपर मोबाइल के हिसाब से ड्यूटी लगेगा। बट मेरे मोबाइल का चार्जर खो गया, एंड इफ आई इंपोर्ट ओनली चार्जर देन इट्स ओनली चार्जर, देन चार्जर के हिसाब से ड्यूटी लगेगा। राइट नाउ मैं कंबाइन ले रहा हूं, यहाँ पे हेडिंग क्या है, मिक्सचर, मैं बात कर रहा हूँ मिक्सचर की। डोंट आस्क मी इफ आई ब्रिंग ओनली चार्जर, तो वो तो चार्जर के हिसाब से होगा। फिर वहां पे कोई डाउट आएगा क्या, फिर डाउट आएगा नहीं, आपको रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूल्स कब पढ़ने की जरूरत पड़ती है, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल किसी ने वाइन इंपोर्ट किया बाहर से, अभी अगर आप वाइन लेते हैं तो उसके साथ ग्लास भी मिलते हैं। इफ आई इंपोर्ट ग्लास सेपरेटली ड्यूटी रेट इज डिफरेंट, इफ आई इंपोर्ट वाइन ड्यूटी इज डिफरेंट, बट नाउ वाइन सेट, वाइन के साथ ग्लास का फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री आया है। बोलो इसेंशियल कैरेक्टर क्या है। आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे भाई मैंने 2 ग्लास खरीदे, वाइन के बॉटल फ्री में आ गए। अपन बोलेंगे कि वाइन मैंने खरीदा उसमें ग्लास मिले, तो पूरे बक्से पे वाइन के हिसाब से ड्यूटी लगेगा, ग्लास के हिसाब से ड्यूटी नहीं लगेगा। यह है इसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल। ऑनलाइन एनी क्वेश्चन? हाँ, वही है। हाँ, वाइन तो उन्होंने लिखा है ना, या मैंने ग्लास का सेट खरीदा एंड उसमें 30 ml वाइन आती है, पर मैंने खरीदा ग्लास का सेट ही है, तो फिर वो कम ही लगेगा। एंड फिर तुम बोलोगे सर इतनी वाइन क्यों दी है, वो अपने को नहीं पता। और ट्राई करके देखो, नहीं मतलब ऐसा वो बोलेंगे, अपने को नहीं करना है, अपने को गलत चीजें नहीं करना है। ये नशा ही है ना पढ़ना, बस। और कौन सा नशा चाहिए, ये महंगा नशा है, सस्ता नशा नहीं करने का। आज हर्षवर्धन एकदम सीरियस है, क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया बुक्स के साथ, तबियत ठीक नहीं, क्या हो गया भाई, तुम वो ORS ले लो 10, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, तुम नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम ORS ले लो, तुमको कुछ नहीं होगा। बहुत जबरदस्त मतलब तुम डांस करते रहोगे अकेले ही। ना देखो एग्जाम्पल, लेड पेंसिल विथ इरेजर, बोलो अपन हम बोलते हैं ना पेंसिल आता है ना जिसमें बीच इरेजर, तो बट उसका ड्यूटी एज अ पेंसिल होगा। सेलफोन का मैंने बता दिया है ना, सेलफोन, अच्छा सेलफोन में तो कैलकुलेटर भी आता है, तो हम क्या कैलकुलेटर के साथ ड्यूटी देंगे, नहीं, इट विल बी इसेंशियल कैरेक्टर क्या है, सेलफोन। लैपटॉप में नहीं लिया, लैपटॉप में प्री लोडेड सॉफ्टवेयर आते हैं ना, विंडोज वगैरह, उसके बेसिक, तो ड्यूटी एज ए लैपटॉप ही लगेगा। ये सब दिया है। ABC Infotech developed a software and same was loaded into hard disk. The value of software is 100 lakh and the value of hard drive is 1 lakh. बोलो बताओ, मतलब एक सॉफ्टवेयर बना के भेजा है हार्ड ड्राइव में, हार्ड ड्राइव 1 लाख का है, सॉफ्टवेयर 1 करोड़ का है, टोटल मेरे से 1 करोड़ 1 लाख रुपए लिया जाएगा, तो अभी ड्यूटी कैसे लगना चाहिए। ये इसेंशियल कैरेक्टर क्या है, हार्ड ड्राइव से ओनली पैकिंग मटेरियल, वो भेजने के लिए यूज हुआ है ना, बाकी अदरवाइज इसका यूज कुछ भी नहीं है। ठीक है, एनी क्वेश्चन ना, समझा आपको ये कंफर्म। तो रूल 3 भी क्या है, इसेंशियल कैरेक्टर है, क्या है, इसेंशियल कैरेक्टर। नाउ 3C में क्या हो, सुनो, आपका प्रोडक्ट 3A में भी फिट हो रहा है, स्पेसिफिक और जनरल में भी आ रहा है, एंड इसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल में फिट हो रहा है। मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है वो 3A के हिसाब से भी क्लासीफाई हो रहा है और 3B में भी, तो वहां पे आएगा 3C।
अभी देखो 3A में उसका टेरिफ आ रहा है 4810 और यहाँ पे आ रहा है 5916, 8 डिजिट के मैं लिख रहा हूँ, पहले 4 डिजिट। तो 3C बोलता है कि भाई तेरा प्रोडक्ट दोनों जगह पे आ रहा है ना, सो लेटर द बेटर। नंबर वाइज जो आखिरी होगा नंबर, बड़ा नंबर वो लेना है। तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा? लेटर द बेटर। पढ़ लो। LA वो गलत हुआ है, इट्स नॉट LE। LE लिखा क्या वहां पे? वो लव लेटर हो गया ना, गलत हो गया। लेटर द बेटर। तो जो न्यूमेरिकली लास्ट आएगा, क्या लिखा है जो न्यूमेरिकली लास्ट आएगा? तो देखो न्यूमेरिकली मैंने 2 टेरिफ दिए है, 4810 एंड 5916। सो न्यूमेरिकली कौन सा लास्ट आएगा? तो उसके हिसाब से ड्यूटी देना पड़ेगा। ठीक है। ऑनलाइन एनी क्वेश्चन? अभी जरा एक केस लॉ पढ़ लो प्लीज। बताओ आपको मस्त केस लॉ, बहुत सिंपल है, पढ़ लो जरा प्लीज। महिंद्रा महिंद्रा का केस लॉ है, अच्छा है, पढ़ लो। तब तक ये मिस्टेक रेक्टिफाई करता हूँ। जरा पेन देना है बस, थैंक यू। चलो पढ़ लो फटाफट, बोलो क्या है। करेक्ट, दोनों में आ रहा है। मतलब उन्होंने जो महिंद्रा महिंद्रा ने जो गुड्स इंपोर्ट किए थे 1999 में, वो 8703 में फिट हो रहे थे और 8704 में फिट हो रहे थे। तो कौन सा लेना है? 8704, लेटर द बेटर। ना रूल 4, मतलब अगर रूल 3 फेल हो गया, 2 भी फेल हो गया, मतलब आपका प्रोडक्ट रूल 2 में फिट नहीं हो रहा है। 2 में 2 थे, 2A 2B, 3 में 3A 3B 3C, किधर भी फिट नहीं हो रहा है। तो रूल 4 बोलता है कि अकिन मतलब मोस्ट रिलेटेड, ऑलमोस्ट सेम। अकिन का मतलब क्या है? डुप्लीकेट शाहरुख खान, ऐसा। हाँ, है ना। जैसे वो एक एक्टर था हरमन बवेचा, पता है क्या आपको? उसको गरीबों का ऋतिक रोशन बोलते थे है ना। तो उस टर्म से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। फिर मेरे दोस्त ने ये ली है, 80 का ली है। तो वो जब भी आता है गाड़ी लेके, मैं बोलता हूँ देख गरीबों की इनोवा आ गई। तो फिर वो मैं जब भी रहता हूँ वो गाड़ी लेके आता है नहीं। नहीं नहीं नहीं, हाँ क्या नहीं, उसको भी बोलता हूँ मैं। बट सूरज मेरे पास आता नहीं है, कभी कभार आता है, बहुत फोन पे बात होती है, वो भी बिजी हो गया। चलो, तो अकिन का मतलब क्या है? अभी देखो पहले रूल 2 3 सब फेल हो गए। अकिन मतलब आपको देखना है कि ऑलमोस्ट सेम, सिमिलर प्रोडक्ट कहाँ पे? देखो, गुड्स विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द अबव रूल्स, मतलब 2 and 3 shall be classified under the heading appropriate to the goods in which they are most। अकिन मतलब ऑलमोस्ट सेम। आपको मैं एक एग्जाम देता हूँ, पहले मैंने नीचे लिखा है, समझ लो आप। जैसे देखो ऑफिस में एंटीलेयर फिल्म रहता है ताकि वो धूप अंदर ना आए, इसलिए वो ब्लैक कलर का फिल्म लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो फिल्म है उसको अभी अलग अलग नाम रहेंगे, उसको क्लासिफाई किया है। लेकिन मैंने एक फिल्म इंपोर्ट की जो गाड़ी के कांच पे भी लगाते हैं, हालांकि अभी इंडिया में अलाउड नहीं है, क्योंकि वो टेरिस वगैरह जाते हैं ना, बंद किया, तो इसलिए वो अलाउड नहीं है अभी लगाना, पुलिस निकाल देते फिल्म लगाए तो, है ना। यस, अभी अलाउड नहीं है। तो वो मैंने गाड़ी के कांच के ऊपर फिल्म लगाने के लिए इंपोर्ट किया। अभी उसका क्लासिफिकेशन नहीं है, पर अल्टीमेटली पर्पस तो वही है। शीशों पे जो अपन लगाते फिल्म ऑफिस के, वही फिल्म का पर्पस यहाँ पे भी है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसका कंटेंट क्वालिटी अलग रहेगा, क्योंकि ये शीशों का क्वालिटी अलग है, कार के शीशे थोड़े अलग रहते हैं मटेरियल, बट अकिन ऑलमोस्ट पर्पस तो एक ही कि नहीं, तो उसका क्लासिफिकेशन भी उसके हिसाब से होगा। उसको बोलते हैं अकिन। अकिन मतलब ऑलमोस्ट सेम, और उसका किधर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, तो फिर देखो, दिस रूल इज रिफर्ड एज अकिन। The rules specify that if goods cannot be classified with earlier rules, they may be classified under the heading in which they are most related. Plastic film is used to filter or remove glare of the sunlight pasted on glass window panes, उसका classification वैसे ही होगा।
है ना, क्योंकि कार के शीशे पे जो मैंने फिल्म लगाने को है उसका टैरिफ में है ही नहीं किधर, 98 चैप्टर में किधर भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, ड्यूटी नहीं आएगा ऐसा थोड़ी होगा। तो उससे रिलेटेड कौन सा है वो देखना है, उसके हिसाब से ड्यूटी लग जाएगा। ये था रूल 4। नेक्स्ट इज रूल 5, पैकिंग मटेरियल। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। मोबाइल का एग्जाम्पल लेंगे अपन। मैंने मोबाइल इंपोर्ट किया है ना, अच्छा मोबाइल का जो वैल्यूएशन है लेट से 50,000 है, उसमें मोबाइल भी है, एज्यूम करो चार्जर भी है, मैनुअल भी है, हैंड्स फ्री भी है, प्लस वो स्क्रीन गार्ड भी है और पैकिंग बॉक्स भी है। ये इतनी सब चीज़ों का कॉस्टिंग उसमें इन्वॉल्व है। तो अभी ये जो 50,000, जो ये जो पैकिंग मटेरियल है उसका क्या होगा, उस पर ड्यूटी कैसे लगेगा, करेक्ट ना। तो पैकिंग मटेरियल पे ड्यूटी भी एज अ प्रोडक्ट का ही लगेगा, क्योंकि मैंने पैकिंग मटेरियल नहीं लिया, मैंने फ़ोन लिया है, फ़ोन को बेचने के लिए पैकिंग मटेरियल यूज हुआ है, तो पैकिंग मटेरियल को भी प्रोडक्ट के हिसाब से ड्यूटी लगेगा। लेकिन अगर मैं ओनली पैकिंग मटेरियल इंपोर्ट करता हूं देन इट वुड बी अ सेपरेट प्रोडक्ट, देन ड्यूटी विल बी एज अ पैकिंग मटेरियल ओनली, देन ड्यूटी विल बी एज अ पैकिंग मटेरियल ओनली। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो पैकिंग मटेरियल प्रोडक्ट के साथ आ रहा है तो फिर प्रोडक्ट के हिसाब से ड्यूटी होगा, है ना। तो अपन ने जो वाइन का सेट मंगाया था उसमें भी एक प्रॉपर बॉक्स पैकिंग रहेगा ताकि फूट ना जाए, तो वो बॉक्स का कॉस्ट लेट से 500 रुपया है, तो उस 500 पे ड्यूटी बॉक्स के हिसाब से नहीं होगा, वाइन के हिसाब से होगा, क्योंकि वाइन इज द मेन प्रोडक्ट, वाइन इज द मेन प्रोडक्ट। ऐसे होता है ना, क्योंकि उसका पार्ट है, वो उसका क्या है, वो पार्ट है ना। हाँ नहीं ना, वो अपन एज अ प्रोडक्ट ही आ रहा है ना। तुम अगर अलग अलग लेके तो अलग लगेगा। तुमने खाली बाहर से बैटरी मंगवाई, तुमने बाहर से खाली डिस्प्ले मंगवाया मोबाइल का, तुमने खाली चार्जर मंगवाए, खाली ईयरफोन मंगवाए, तो फिर वो उसके हिसाब से होगा। तुम इंपोर्ट कैसे करते हो उसके ऊपर है ना। हाँ तो मतलब मैंने, हाँ मोबाइल के हिसाब से सी ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि तुम जो मेरे को 50,000 चार्ज कर, अभी तुम जो शॉपिंग करती हो मोबाइल की, तुमने 50,000 का फोन लिया, उसमें तो वो कंपनी क्या करेगी बताओ, वो कॉस्टेड बनाने से पैकिंग का कॉस्ट कंसिडर करेगी कि नहीं करेगी, ऑब्वियसली करेगी। तो कॉस्ट कैसे रिकवर होगा। अपन जब कपड़े खरीदते हैं उसमें कंपनी जो बड़े बड़े स्टार को लेकर ब्रांडिंग करती है, उसका क्या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कवर नहीं रहेगा। ब्रांडेड कपड़े इतने महंगे क्यों रहते हैं, क्योंकि उनका ब्रांडिंग का, उनका शोरूम एसी वगैरह, प्लस वो आमिर खान को लेंगे इसमें, तो कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं। फिर ये जो ऑनलाइन के थे जो कोविड में बहुत हिट हुए, बायजूस वगैरह, अन अकेडमी, अभी सब ने हजार एम्प्लॉय को निकाल दिया है। रीजन क्या है, क्योंकि उनका 2 साल में इतना पैसा आया था, उन्होंने शाहरुख खान को लो, ऋतिक रोशन को लो, तो उसका ब्रांडिंग का 20-20 करोड़ रुपए लेते हैं लोग ब्रांडिंग का, एक साल का। वो कॉस्ट बच्चों पे आ गया कि नहीं आ गया। एंड फिर अभी फेस्टिवल क्लास चालू हो गए तो लोग शिफ्ट हो गए, एंड उनके खर्चे इतने, उन्होंने फंडिंग लिया उन्होंने बाहर से, उतने पैसे मैनेज नहीं हो रहे। ऐसा होता है फिर, नहीं स्कैम का आएगा, स्कैम है। सही नहीं किया, बराबर है। नो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ केसेस, कंटेनर फॉर पैकिंग ऑफ गुड्स, कैमरा केस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट केस, गन केस, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट केसेस, नेकलेस and similar container shall be classified with specific article when sold therewith। मतलब वो जब साथ में आएगा तो, ये सबने कैमरा परचेस किया तो बॉक्स में आता है कि कैमरा का कवर, तो जैसे काफी सारे कंपनी मोबाइल का कवर भी देती है, ठीक वीवो कंपनी या कौन सा, वीवो कंपनी का अगर अपने फोन लिया ना तो कवर देती है ना। हाँ तो ये जो कवर वन प्लस देती है उसका भी ड्यूटी कैसे होगा, ऐसा फोन के हिसाब से होगा। कंडीशन क्या है, दिस केसेस कंटेनर स्पेसिफिकली शेप्ड फिटेड टू कंटेंट स्पेसिफिक आर्टिकल ओनली। हाँ मतलब वो शेप्ड होने चाहिए, मतलब वो उसी के लिए होना चाहिए, उसी के लिए क्या होना चाहिए। हाँ मतलब किसी दूसरे बक्से में डाल के लाया तो नहीं। एंड दिस केसेस आर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म यूज एंड प्रेजेंट विद आर्टिकल फॉर विच दे आर
हाँ मतलब मैं जैसे लेकर मैं मोबाइल बेचते समय वो कंटेनर यूज करने वाला हूं, ठीक है। ये मत पढ़ो, कुछ काम करने अपने लिए। नाउ नाउ अभी बी क्या है, अभी मैंने पैकिंग मटेरियल अलग से इंपोर्ट किया, बोलो अभी बहुत सिंपल है, तो ड्यूटी कैसे लगेगा। हाँ मतलब मैं मोबाइल सैमसंग इंडिया में बनाती है बट पैकिंग मटेरियल साउथ कोरिया से आता है, तो जब साउथ कोरिया से खाली पैकिंग मटेरियल आएगा तो ड्यूटी एज अ पैकिंग मटेरियल लगेगा, सिंपल वही दिया है। Subject to provision of A above, packing material and packing container present with the goods there will shall be classed as a goods if they are kind normally sold with the packing, ठीक है। However, this provision does not apply when such packing material, packing container are used for repeated use। ध्यान से सुनना। तो ये मैंने जो लाइन ऊपर कट किया ना, उसका पर्पस वही था कि कुछ पैकिंग मटेरियल होते हैं वो रिटर्नेबल होते हैं, जैसे क्रूड ऑयल, इंडिया में जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है वो बैरल्स में आता है, ये बैरल वन टाइम चलता है क्या, नहीं, बार बार यूज होता है, ओके। तो उसका डायरेक्ट पूरा ऐड नहीं होगा, उसका इकोनॉमिक लाइफ निकल जाता है, उस बेसिस पे ऐड होगा। ये कभी कभी ऐसे भी होगा कि क्रूड ऑयल आपका है, बैरल मैंने रेंट पे लिया है, तो उसका फिर रेंट ऐड होगा, पूरा कॉस्ट ऐड नहीं होगा ऐसा, क्योंकि पैकिंग मटेरियल तो मेरा हो सकता है ना, मतलब आपने मना के दिया या फिर मैंने बाहर से किधर से लिया है तो वो दिया उन्होंने, करेक्ट ना। तो अगर वो रिपीट, जैसे अपना गैस, घर का जो गैस है वो जो सिलेंडर है वो क्या होता है, रीयूज होता है, ठीक है, अभी वो इंडिया में बनता है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जहाँ पे पैकिंग मटेरियल रिपीटेटिव है उस पर ड्यूटी लगेगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो पूरे वैल्यू पे बार बार लगेगा क्या, नहीं, उसका अपोर्शनमेंट किया जाएगा, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, वो पॉइंट अभी आता है वो हम पहुंचे नहीं है, ओके। अगर पैकिंग मटेरियल रिटर्नेबल है एंड सामने वाला कोई कॉस्ट ले ही नहीं रहा है तो उसको कंसिडर भी नहीं किया जाता, तो वो डिपेंड्स क्या क्या उसके सिचुएशन बनते हैं, ओके। तो ये आपको अभी पढ़ना है। देखो, केसेस विच आर स्पेशली डिजाइन फिटेड टू कंटेन स्पेसिफिक आर्टिकल, मतलब अपने आपने गॉगल परचेस किया तो उस कंपनी का गॉगल का बराबर केस आता है, जैसे अपने मोबाइल खरीदी किया उसका जो केस है वो तुम्हारे फोन को बैठेगा, मेरे फोन को बराबर नहीं बैठेगा, वैसे दिया। तो फिर वो दे आर इंटेंडेड, तो वो उसी के हिसाब से होगा। पैकिंग मटेरियल भी कैसे होगा, गुड्स के हिसाब से होगा। अच्छा, नाउ अभी इसका मैं आपको एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। मैंने कैमरा लिया, कैमरे के साथ पैकिंग मटेरियल वो केस आ गया उसका, है ना, मैंने मेरा पैकिंग वो केस खो गया और मैंने अलग से खरीदी किया, तो फिर वो गॉगल के हिसाब से होगा या केस ड्यूटी लगेगा, अलग से लगेगा, बस उतना ही। बाकी रूल 5 में कुछ भी नहीं है, इतना लर्न करो कि पैकिंग मटेरियल अगर फिनिश प्रोडक्ट के साथ आ रहा है तो फिनिश प्रोडक्ट के हिसाब से ड्यूटी लगेगा, अगर मैं अलग से खरीद रहा हूं तो एज वो इटसेल्फ एज अ प्रोडक्ट है, उसका अलग आइडेंटिटी है, तो एज अ पैकिंग मटेरियल ड्यूटी लगेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। ना रूल 6 पढ़ने की जरूरत नहीं है, कट कर दो, कुछ काम का नहीं है। एंड लास्ट, इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तूने कहा कि आप कॉमन सेंस अप्लाई करो, जिसको बोलते हैं ट्रेड पैरेलल थ्योरी, मतलब इन जनरल सेंस में आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, है ना, तो वो आपको यूज करना है। मतलब उसके पॉपुलर मीनिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रेड पैरेलल्स, पॉपुलर मीनिंग क्या है उसके हिसाब से होगा। देखो, ग्लास मिरर जो है, इट कैनॉट बी क्लासिफाइड एज अ ग्लास एंड ग्लासवेयर बिकॉज ग्लास लूजेस इज बेसिक कैरेक्टर आफ्टर इज कवर्ड इनटू मिरर, मिरर का अलग फंक्शन है, तो फिर वो मिरर के हिसाब से क्या होगा, क्लासीफाई होगा, ऐसा दिया है ना। तो ग्लास मिरर को हम ग्लास प्रोडक्ट में नहीं करेंगे क्लासीफाई एज अ मिरर, क्योंकि ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, मिरर इज नॉट ए ट्रांसपेरेंट, वन साइड उसका प्रोसेस किया जाता है, तो मिरर के कैटेगरी में आएगा, बस वैसा दिया है, ठीक है। एनी क्वेश्चन नाउ? चलो अभी थोड़ा लिख के देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लो। पहले लिखो चैप्टर 2, क्या नाम है चैप्टर 2 का, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। चलो लिखो, पहला पॉइंट लिखो, CTA कस्टम टैरिफ एक्ट। तो ये रूल्स 2 मार्क के लिए आते हैं एंड मोस्टली रूल 2 एंड 3 मैक्सिमम एग्जाम में रिपीट होता है, बोलो। हाँ, की नोट सी है, राइट डाउन। कस्टम टैरिफ एक्ट, इसमें लिखो फर्स्ट शेड्यूल,
बोलो क्या है? देन सेकेंड शेड्यूल क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी। ओके, देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन HSN। अच्छा, इसमें ब्रैकेट में ये भी लिख दो, कितने चैप्टर से कितने सेक्शन से? एक्सपोर्ट के लिख दो 99 चैप्टर्स। इसके सेक्शंस बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है? टू फाइंड आउट रेट ऑफ ड्यूटी एंड एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। लिखो, क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर रेट ऑफ ड्यूटी, और दूसरा पर्पस क्या है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। ऑनलाइन हो गया? ये 5 कॉलम आपको घर पे लिखना है। कितने कॉलम से? 5। पहला कॉलम क्या होता है? प्रोडक्ट कोड, जो 8 डिजिट का है। सेकेंड कॉलम डिस्क्रिप्शन, थर्ड यूनिट, फोर्थ एंड प्रेफरेंशियल। तो ये 5 लाइन छोड़ दो, ये आपको लिखना है। जो इजी पार्ट है मैं आपको दे रहा हूँ। बस बस, तो ये 2 मार्क के लिए आता है ना, तो एक 3/4 पेज लिखा तो भी इनफ है। बस इसको थोड़ा डिटेल में लिखना है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि राइट और नोट ऑन कस्टम टैरिफ एक्ट। और सेकंड लिखो रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, सॉरी, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में जो इंपॉर्टेंट है वही लिख के दे रहा हूं आपको। पहले लिखो रूल 2। क्या हो गया? हाँ, उसके बाद में आएंगे। अभी अपन ने जो पढ़ा वो इंपोर्ट के है, एक्सपोर्ट के आएंगे बाद में। एक्सपोर्ट पे क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि उस पर ड्यूटी मोस्टली नहीं है, इसलिए पूरा जो कस्टम है इज फोकस्ड ऑन इंपोर्ट। नाउ रूल 2 लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड आर्टिकल। बोलो क्या होगा इसका आंसर? वो बाइक का एग्जांपल कि मैंने बाइक इंपोर्ट किया, इसमें खाली है ना, इसेंशियल कैरेक्टर है। यहाँ पे क्या है बोलो? कंफर्म? वो इसेंशियल है क्या? देखो, करेक्ट ना? यस। सो लिखो आर्टिकल हैविंग इसेंशियल कैरेक्टर। लिखो आर्टिकल हैविंग इसेंशियल कैरेक्टर।
एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने? बाइक विदाउट हैंडल, उसको मैं ऐसे क्या करूंगा? बाइक क्लासिफाई करूंगा. नाउ नेक्स्ट, 2B, मिक्सचर ऑफ मटेरियल. बोलो कैसे होगा क्लासिफाई? एज अ मेन मटेरियल. यस, लिखो. एज अ मेन, एज मेन मटेरियल. एग्जाम्पल था कॉफी का. मैं कौन सा एग्जाम्पल दिया था आपको? कॉफी का था, है ना, मिंट टी, देन ग्रीन टी, ब्लैक टी, पर्पल टी, वो सब टी में आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इतना सब क्लासिफाई कैसे कर पाएगी, चाहे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, रूल 3 लिखो. रूल 3 में 3 आएंगे, 3A, 3B, 3C. व्हाट इज 3A? स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन. बराबर ना? लिखो, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन. यस, स्पेसिफिक ओवर जनरल. मैंने क्या एग्जांपल लिया था? सूटकेस का. मतलब जो मेरा एग्जांपल था, बुक्स में अलग है. सूटकेस को क्या क्लासिफाई करना है? एज अ ट्रैवल एक्सेसरीज या प्लास्टिक कंटेनर, है ना? तो ये आपको एग्जांपल लिख के रखना याद आने के लिए. सूटकेस मतलब आपको याद रहेगा कि सूटकेस को कैसा ट्रैवल एक्सेसरीज क्लासिफाई करना ज्यादा लॉजिकल है. 3B, इसेंशियल कैरेक्टर. इसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल. बोलो मतलब क्या है? मतलब कोई मिक्सचर रहेगा, पेन स्टैंड विथ वॉच. बोलो अपन क्या लोगों को बोलेंगे कि मैंने पेन स्टैंड इंपोर्ट किया, नेवर से कि मैंने वॉच इंपोर्ट किया जिसमें पेन स्टैंड है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल है. प्रिंटर, प्रिंटर विथ स्कैनर, फैक्स. बोलो उसको हम क्या मानेंगे? प्रिंटर ही मानेंगे. क्या मानेंगे? मोबाइल विथ कैलकुलेटर, ये सब मोबाइल ही मानेंगे. सो मिक्सचर को कैसे ट्रीट करना है? ट्रीटेड एज मेन प्रोडक्ट. ट्रीटेड एज मेन प्रोडक्ट. ट्रीटेड, ओके. मतलब कौन सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको? बोलो. पेन स्टैंड विथ वॉच, ये मिक्सचर हो गया ना. दो मटेरियल आ गए, पेन स्टैंड भी आ गया, वॉच भी आ गया, क्योंकि इन दोनों के रेट्स अलग अलग है. पेन स्टैंड के ऊपर रेट अलग है, वॉच के ऊपर रेट अलग है, दोनों के टेरिफ भी अलग अलग है. और उसको कैसे मानेंगे? बोलो. पेन स्टैंड, देन प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स. बोलो. हाँ, अपन क्या लेंगे? हमने प्रिंटर लिया जिसमें स्कैनर भी है और फैक्स की भी सुविधा है. ऐसे हजार एग्जाम्पल बन सकते हैं. जहाँ पे मल्टीपल चीजें आएंगी ना, वहां पे वो एग्जाम्पल बनते रहेंगे. एंड नाउ 3C. हाँ, 3C कब अप्लाई होगा? इफ प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड अंडर 3A एज वेल एज 3B. इफ प्रोडक्ट इज
इफ प्रोडक्ट क्लासिफाइड अंडर 3A एज वेल एज 3B, बोलो क्या होगा? लिखो, लेटर द बेटर इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। हाँ, क्या हो गया? चलेगा 3A 3B 3C, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। रूल 4, अकिन गुड्स। अच्छा, ये कौन से गुड्स है? नहीं, विच कैनॉट बी, ये ऐसे रूल्स है जिसको हम ऊपर क्लासिफाई नहीं कर पा रहे, बराबर है ना? टू बी क्लासिफाइड इन ए हेडिंग विच इज ऑलमोस्ट सेम, मतलब कम, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने प्लास्टिक फिल्म का, कि जो विंडो पे लगाते हैं वो क्लासिफाइड है, लेकिन जो कार के शीशों पे अपन जो फिल्म लगाते हैं वो क्लासिफाइड नहीं है, बट उसका पर्पस तो एक ही है अल्टीमेटली कि हाँ सनशाइन से तकलीफ ना हो, तो उसके हिसाब से होगा। रूल 5, पैकिंग मटेरियल। अच्छा, इसमें क्या है, अगर वो पार्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट है, है ना, पार्ट ऑफ, अगर इंपोर्टेड अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट, देन टू बी क्लासिफाइड। हाँ, तो लिखो इसमें पहला पार्ट ऑफ गुड्स है या आर्टिकल है, देन टू बी क्लासिफाइड एज पर मेन गुड्स। एंड अच्छा, अगर अपन ने एज इट इज इंपोर्ट किया तो, हाँ मतलब यस, इंपोर्टेड एज पैकिंग मटेरियल, देन एज पर पैकिंग मटेरियल उसका क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, ओके। बाकी ठीक है, बाकी रूल 5 6 ये आपको पता है। अभी आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ बोलो, आ जाओ। अभी यहां से अपना मेन कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो आपको अभी कैलसी लेके आना है सबको कंपलसरी। आप कैसे रहता ही है, जैसे बता रहा हूँ। ये आईएमपी मार्क करो 5, इसके आगे जो पढ़ाऊंगा ये 5 मार्क का न्यूमेरिकल है। अभी तक जो पढ़ा वो 2 मार्क का थेरी है। अब इसमें से क्या आएगा मैं नहीं बता सकता हूँ, बट आएगा 100%। मतलब चैप्टर 2 एंड 3 परफेक्ट करना है, कुछ रिस्क नहीं लेना है। फिर क्वेश्चन नहीं आएंगे ऐसा होगा नहीं। कस्टम का वो हार्ड है, तो आप वो टेंशन मत लो। चलो नाउ, अभी टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, मतलब अभी अपन पढ़ने वाले कि कौन से कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल है, क्या है, अपन देखने वाले हैं। अच्छा, अभी कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूँ।
कस्टम ड्यूटी जिस वैल्यू पे लगते हैं उसको बोलते हैं एसेसेबल वैल्यू, जो अपन चैप्टर 3 में सीखने वाले हैं। तो अभी मैं जस्ट डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बनाने के लिए रैंडमली वैल्यू दूंगा, तो आप बोलेंगे वैल्यू कहाँ से है, क्योंकि चैप्टर 3 इज ऑफ असेसमेंट। पहले आपको टेरिफ पढ़ाना पड़ेगा ना, तो ड्यूटीज उसमें ही कवर्ड है, इसलिए वो पहले टेरिफ कवर करना पड़ता है, वैल्यूएशन पहले नहीं ले सकता मैं। तो पहले अपन सीखेंगे कि ड्यूटीज कैसे है, कैसे कैलकुलेशन होता है, एंड फिर देखेंगे वैल्यू कहाँ से आएगा। अभी अगर आपने जीएसटी पढ़ा है तो जीएसटी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी थे, है ना, तो उसका लिस्ट अपने को जरा मतलब एक जस्ट कुछ बेसिक में लिख के रख रहा हूँ, उसका यूज होगा। दो तरह के गुड्स थे, एक था आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी एंड अदर गुड्स, है ना। आई थिंक 5 ऐसे गुड्स थे, कौन से, बराबर ना, था कि नहीं? एक नहीं, एक अल्कोहल हम बाद में लिखते हैं, नहीं अपन पहले लिखते हैं पेट्रोल, उसका रीजन है। दूसरा डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और पेट्रोल हो गया ना, नहीं एक मिनट, आइस पेट्रोलियम क्रूड रह गया ना, एक मिनट इसमें नहीं अच्छा अल्कोहल की आपने, अच्छा एक मिनट, ठीक है, मेरे को अल्कोहल के बारे में स्पेशल डिस्कशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट मैं उसको पर्पज लास्ट में लिख रहा हूँ। एक सेकंड, गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुको। नहीं अभी नहीं, वैट आप लोगों ने वैट वगैरह नहीं पढ़ा है ना, ठीक है, 1-2 मिनट दो, मैं आपको इसके साथ ही बताता हूँ। आपने वैट वगैरह नहीं पढ़ा है ना, तो ये मैं जो पढ़ाने वाला था आपको मतलब नहीं पढ़ा के। आइए अभी देखो, पहला है बेसिक कस्टम ड्यूटी, बहुत सिंपल है। एसेसल वैल्यू अपन सीखेंगे चैप्टर 3 में, वो एक बार वो मिल गया तो उसके ऊपर 10%, ये जनरल लिखा है, वो रेट क्वेश्चन में दिया जाएगा। अभी अपन ने पढ़ा टेरिफ में 3rd कॉलम वहाँ पे दिया जाता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेवी सेक्शन 12 में होगा, लेकिन कस्टम का जो वैल्यूएशन है वो सेक्शन 14 में होगा। जैसे जीएसटी में वैल्यूएशन सेक्शन 15 है, तो कस्टम का जो वैल्यूएशन का सेक्शन है वो 14 है, उसमें 2 है। ठीक है, सो टेरिफ वैल्यू सेक्शन 14(2) है, ट्रांजैक्शन 14(1) है, ये चैप्टर 3 में मैं पढ़ाने वाला हूँ। अभी जस्ट एक बेसिक आइडिया देता हूँ। हाँ सो मैं लिखता हूँ, 1-2 मिनट दो। टेरिफ वैल्यू का मतलब है जहाँ पे गवर्नमेंट रेट फिक्स कर डालती है, उसको बोलते हैं टेरिफ वैल्यू। तो सर आपने वो क्यों लिखा? क्योंकि वो तो एग्जाम में रेडीमेड दिया है, गवर्नमेंट फिक्स करते हैं आपके प्रोडक्ट का वैल्यू। आपने को जो एग्जाम में चैलेंज आएगा टू फिक्स अप द वैल्यू, वो 14(1) का आएगा, तो इसलिए वो मैंने 14(1) दिया, बट एक्चुअली वैल्यू 2 सेक्शन से आती है, 14(1) एंड 14(2). 14(2) इज टेरिफ वैल्यू, जहाँ पे गवर्नमेंट खुद रेट आपके प्रोडक्ट का फिक्स करती है। वो क्यों करती है उसका लॉजिक नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगा। अभी यहां से हम पढ़ते हैं एडिशनल कस्टम ड्यूटी। अभी इसके लिए वो मैं टेबल लिख रहा था कि अभी जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा, आपके नोट्स पे देखो मैंने दिया है ये प्रोडक्ट 1 2 3 4 5। मैं पर्पसफुली वो अल्कोहलिक लिकर नहीं लिख रहा था, उसका रीजन था, अभी ध्यान देना। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट, पेट्रोल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये जो 5 प्रोडक्ट है इस पे जीएसटी नहीं लगता है। ये प्रोडक्ट अभी भी क्या है, जीएसटी से बाहर है, तो इस पे लगता है एक्साइज ड्यूटी, जिसका नाम है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एंड ये लगता है, बराबर है ना। ओके, नाउ अभी देखो बेसिकली कस्टम ड्यूटी का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कस्टम ड्यूटी? कि अगर बाहर से गुड्स सस्ते दाम में आते हैं एंड अगर कस्टम ड्यूटी नहीं लगा है तो वो गुड्स सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि बाहर टेक्नोलॉजी अपने से ज्यादा बेटर है, so they are in position to supply goods at a cheaper rate and good quality also, not only cheaper rate because better technology। तो उसको एट पार करना है, महंगा नहीं करना है, इसलिए
कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। एंड सेकेंड थिंग, इंपोर्ट को डिस्करेज करना है, क्योंकि आप इंपोर्ट जब करते हो तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ओके, तो अभी ये प्रोडक्ट जब इंडिया में सेल होते हैं तो उस पर क्या लगता है, इंडिया में अगर अपन क्रूड लेते हैं तो क्या लगता है, सेंट्रल एक्साइज लगता है, वैट लगता है। नाउ इफ आई इंपोर्ट दिस थिंग्स एंड इस पे अगर इंपोर्ट पे टैक्सेस नहीं लगे तो अगेन क्या हो जाएगा, फिर वो सस्ता हो जाएगा। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए लगाया गया एडिशनल कस्टम, जिसको बोलते हैं काउंटर वैलिंग ड्यूटी। सो व्हाई नेम इज गिवन काउंटर वैलिंग ड्यूटी, क्योंकि इंडिया में जहां पे एक्साइज ड्यूटी लगता है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कस्टम का 3(1) लगता है। तो ये काउंटर तो देखो इंडिया में क्या लगता है, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए लगेगा सेक्शन 3(1), इसका दोनों नाम है एडिशनल कस्टम ड्यूटी और हाँ, एंड दूसरा जो वैट लगता है उसके लिए है 3(5), ये भी वही है। ओके, ऐसा है। तो एक्साइज ड्यूटी को काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या लाया गया, एडिशनल कस्टम ड्यूटी लाया गया। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, तो और प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए ऐसा दिया है। ठीक है, ओके। तो देखो अभी क्या लिखा है, ये समझा आपको क्या पर्पस है। अच्छा, तो अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो उन्हीं गुड्स की बात कर रहे हैं जो आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी है। जो जीएसटी में है उसका क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा। देखो, दिस इज कॉल्ड एज अ सीवीडी, दिस इज इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी। क्लियर बोला है गवर्नमेंट ने, हम ज्यादा नहीं लगाएंगे, वी वांट फेयर कंपटीशन। तो इंडिया में जब क्रूड बनता है अगर उस पर 28% एक्साइज ड्यूटी है तो इंपोर्टेड क्रूड पे कितना लगेगा। हाँ, मतलब इंडिया में जो मैन्युफैक्चर है दे कैन नॉट टेक अनडू एडवांटेज ऑन लाइक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। अच्छा, इफ आर्टिकल इज नॉट प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर इंडिया देन, वैसा प्रोडक्ट इंडिया बन ही रहा है तो अगर ये प्रोडक्ट इंडिया में बनता तो कितना ड्यूटी रेट होता, उतना लगेगा। द एक्साइज ड्यूटी दैट वुड हैव बीन लेविएबल ऑन दैट आर्टिकल हैड इट बीन प्रोड्यूस इन इंडिया इज द बेस। अच्छा, इंडिया में अलग अलग रेट है तो फिर हाईएस्ट रेट लगाया जाएगा। इंडिया में अगर एक्साइज ड्यूटी अलग अलग है, उसके अलग अलग वैरायटीज रहेंगे तो हाईएस्ट रेट लिया जाएगा। एंड इंडिया में एक्साइज ड्यूटी माफ है तो इक्वल, बोलो अगर एक्साइज ड्यूटी माफ है तो सीवीडी भी पे करने की जरूरत नहीं, अगर एक्साइज ड्यूटी नहीं तो सीवीडी भी नहीं है। ओके, नाउ अभी थोड़ा टेक्निकल होने ध्यान से। पहले 4 पॉइंट तो काफी आसान थे, मैंने अल्कोहलिक क्यों नहीं लिखा था उसका रीजन था, पर्पसफुल नहीं लिखा था। देखो अभी, इन केस ऑफ आर्टिकल इंपोर्ट इनटू इंडिया वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड टैरिफ वैल्यू, मैंने कहा था वैल्यूएशन के 2 सेक्शंस हैं, क्या है, एक ट्रांजैक्शन वैल्यू और एक टैरिफ वैल्यू। टैरिफ वैल्यू में महीने कितने इंपोर्ट किया इंपॉर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट ने मेरे प्रोडक्ट का जो प्राइस फिक्स किया वो इंपॉर्टेंट है। नाउ ध्यान से सुनना, अंडर सेक्शन 3(2) ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड आर्टिकल डीम्ड टू बी सच टैरिफ वैल्यू, मतलब ये जो एडिशनल कस्टम लगेगा ये भी उस टैरिफ वैल्यू पे ही लगेगा। किस पे लगेगा, टैरिफ वैल्यू। मैंने एक्चुअल 1 लाख रुपए में मटेरियल लाया है, गवर्नमेंट ने उसका वैल्यू फिक्स कर रखा है 1,12,000, तो मेरे को हाँ मेरे वैल्यू पे ड्यूटी नहीं, किस पे लगेगा 1 लाख। हाँ, अभी ध्यान सुनना, एक प्रॉब्लम क्या हो गया है ऑनलाइन, एनी क्वेश्चन इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं अपन, क्या है जो अल्कोहलिक लिकर उसमें क्या क्या आपको पता है। अच्छा, ये जो 5 गुड्स है ऊपर के वो आपका एंड अल्कोहलिक लिकर, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये 5 गुड्स अगर जीएसटी काउंसिल चाहता है तो ये जीएसटी में आ सकते हैं, बट अल्कोहलिक लिकर कभी भी नहीं, लाइफ टाइम कभी जीएसटी में नहीं आएगा। यस, क्योंकि उसके ऊपर स्टेट का एक्साइज ड्यूटी था, है ना। मैं जब जीएसटी में चैप्टर में पढ़ाऊंगा ना आपको ये बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बहुत डिटेल में बताऊंगा, तो आपको बहुत मजा आएगा फिर। हाँ, मतलब उसका मॉडल फिक्स नहीं होता कि कैसे उसका ये करके। अभी मैं जीएसटी में इसको वापस में आपको बताऊंगा, या अगर आपने जीएसटी पढ़ा है तो आपको पता रहेगा, बट मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी। अभी हुआ क्या था कि अल्कोहलिक लिकर जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू था, बट अभी जब ये इंपोर्ट होगा
तो इंपोर्ट पे पावर किसके पास है? कस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब ध्यान से सुनना, समझो ऊपर के जो 5 प्रोडक्ट है ये, इस पे एक्साइज ड्यूटी था, अभी वो रेवेन्यू पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का था, तो पूरी इंडिया में रेट क्या था? सेम था। बट द अल्कोहलिक लिकर जो था वो स्टेट वाइज था, हर एक स्टेट के रेट्स डिफरेंट थे। अब इसको इक्वल कैसे करेंगे? आप प्रॉब्लम समझे क्या प्रॉब्लम है? जैसे महाराष्ट्र वॉज द लुटारू स्टेट, मतलब अभी भी है, महाराष्ट्र इज ए लुटारू स्टेट, क्योंकि बड़ा स्टेट है ना। इंडिया के जीडीपी का 15% कॉन्ट्रीब्यूशन महाराष्ट्र करता है। महाराष्ट्र, यूपी, दीज आर द बिग स्टेट्स। इंडिया का जितना 100 रुपये अगर इनकम है तो 15 रुपये महाराष्ट्र का है। तो मतलब इंडस्ट्रीज वाइज बहुत बड़ा ये है। तो बड़े स्टेट तो फिर वैसे ही है ना, महंगाई भी ज़्यादा होंगी, लॉजिकल है। यूपी का भी बहुत बड़ा है, यूपी का आई थिंक कुछ 22% है, बड़ा स्टेट है यूपी, तो कितना बड़ा स्टेट है। तो ऐसा है। अभी प्रॉब्लम क्या, हर एक स्टेट में अल्कोहल के रेट्स अलग अलग है। तो अभी कौन सा रेट लेंगे? लेट से महाराष्ट्र में अल्कोहल आ रहा है, महाराष्ट्र में 2-3 साल पहले, अभी मैं आपको मैं जीएसटी में बताने वाला हूँ, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको पता नहीं कि वो गवर्नमेंट को कितना पैसा दे रहे हैं। नहीं वो नहीं मैं अलग बात बता रहा हूँ। नहीं मैं अलग बात बता रहा हूँ। जैसे अपन ने 10,000 का किसी ने बॉटल लिया, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, तो महाराष्ट्र में एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल पे 60% था, वैट अलग, ब्रांडिंग मार्केटिंग अलग। तो जो लोग दारू पीते 10,000 की, उनको पता नहीं कि वो लिक्विड का वैल्यू 500 रुपये भी नहीं रहता है, 6-8 हज़ार रुपये इसमें टैक्सेस रहते हैं। 60% एक्साइज ड्यूटी महाराष्ट्र में था, वैट अलग, बाकी के टैक्स अलग। तो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर 10,000 का बॉटल तो आप पकड़ के चलना कि 3-4 हज़ार का ही वो मेन रहेगा, बाकी गवर्नमेंट टैक्सेस 5-6 हज़ार है, और 4 हज़ार में फिर उनका मार्केटिंग कॉस्ट, ब्रांडिंग, शाहरुख खान एक्टिंग करेगा उसका पैसा, उनका ओवरहेड्स वो अलग। हाँ, और उसके बाद वो लिक्विड वैल्यू कितना रहेगा आप घर पे बैठ के कैलकुलेट करना। मेरे हिसाब से 10,000 में 2,000 के ऊपर नहीं रहेगा। जैसे आप गाड़ी ज़्यादा बड़ी लेते हैं, मतलब अगर आप 18 लाख की गाड़ी लेते हैं तो उसमें गवर्नमेंट की टैक्सेस 6 लाख रुपया है, एंड अगर 10 लाख की लेते हैं तो टैक्सेस 2 लाख बैठते हैं। 4 मीटर के ऊपर 1 इंच अगर गाड़ी बड़ा हो गया तो डायरेक्ट 4-5 लाख से टैक्सेस ज़्यादा होता है। उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गाड़ी ली, भाई गाड़ी वही है, टैक्सेस गवर्नमेंट ज़्यादा लेती है। 1 इंच अगर आपको बढ़ गया ना गाड़ी का 4 मीटर के ऊपर, तो डायरेक्ट 28% में जाता है। सीसी लेंथ पे, अभी लेंथ पे है कार का, 4 मीटर के अंदर तो अलग है। मतलब वही गाड़ी तुम हैचबैक लो और सेडान लो, बस वो डिग्गी बढ़ता है, डिग्गी कॉस्टिंग 1 लाख है, गाड़ी की प्राइस 5 लाख से बढ़ जाती है। क्योंकि तो 18 की गाड़ी में गवर्नमेंट, मैं आपको बताऊंगा एक दिन, कम से कम 6 लाख रुपए टैक्स लेती है गवर्नमेंट, 6 लाख रुपए कम से कम। तुम कोटेशन लाना ना एक बार, बड़ी गाड़ी का और छोटी गाड़ी का, तुमको फर्क समझ में टैक्सेस में। 18 लाख की गाड़ी में कम से कम 6 लाख रुपए गवर्नमेंट टैक्सेस कमाती है, मतलब इतना गवर्नमेंट अपने को लूट रही है। हाँ वही है। बहुत ज्यादा है, बड़े गाड़ी पे है ही वैसा। तो अभी प्रॉब्लम बताओ क्या, इसका सोल्यूशन कैसे नहीं? क्योंकि कस्टम ड्यूटी तो सेंट्रल का रेवेन्यू है ना, तो अभी एक रेट कहाँ से ढूंढने, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग है। अच्छा स्टेट वाइज रखा तो इंडियन सब ब्रिलियंट ढूंढेंगे, फिर इंडिया में सबसे सस्ता कहाँ पे, हाँ वहां पे इंपोर्ट करो, वहां से लेके आओ। हाँ, इसलिए तो गोवा में सस्ती में थी, क्योंकि वो स्टेट का पावर है। तो देखो फिर क्या सोल्यूशन, प्रॉब्लम समझा क्या? अभी देखो सोल्यूशन क्या है। इन केस ऑफ इन अल्कोहलिक लिकर इंपोर्ट इन इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई रेट ऑफ एडिशनल ड्यूटी हैव बीन इन रिगार्ड टू एक्साइज ड्यूटी रेट इन डिफरेंट स्टेट्स। हाँ, फिर वो डिसाइड करेंगे कितना रेट होगा, क्योंकि उनके लिए बड़ा चैलेंज था। एक्साइज में प्रॉब्लम नहीं था, क्यों नहीं था बोलो? क्योंकि एक्साइज पूरे इंडिया में एक ही था सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ पे क्या स्टेट वाइज टैक्सेस थे, तो वो सबका मिला के गवर्नमेंट क्या करेगी, फिक्स करेगी, ऐसा दिया है। क्या क्या? हाँ नहीं, पर मैं बात एक्साइज ड्यूटी की कर रहा हूँ, मैं वैट पे गया नहीं ना। एक्साइज ड्यूटी तो सेम ही है, वैट अलग है। पेट्रोल पे तुम बोलो सही है, पेट्रोल में क्या है, वैट अलग है। अभी मैं बात 3-1 की कर रहा हूँ। 3-1 क्या है? जब मैं वैट में जाऊंगा मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि वैट में क्या हो। सही है, तुमने डाउट एकदम बराबर है। ठीक है, नाउ इधर गया अपन।
एंड और इफ अल्कोहलिक लिकर इज नॉट प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर इन एनी स्टेट, देन फिर एक्साइज ड्यूटी क्या है, अलग अलग स्टेट में देखा जाएगा उस बेसिस पे। जैसे कुछ स्टेट में अलाउड नहीं है, जैसे गुजरात में बैन है, इवन महाराष्ट्र में बैन है अभी अल्कोहल बनाना। महाराष्ट्र में मैं सुना बैन किया है। हाँ, या बेचना अलाउड है, मैन्युफैक्चर अलाउड नहीं है। या नहीं, गुजरात में तो कंफर्म है। हाँ, मतलब दुकान भी नहीं अलाउड है ना। हाँ। हम्म। हाँ, ऐसा है क्या? जी, मेरे को आज पता चला। बाप रे, तुमको कैसे पता? अच्छा, तो मतलब मैं कुछ बोला नहीं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं रहेगा, मेरे को तो आज पता चला। एनीवेज, तो ये जरा ध्यान में रखना कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कि उन्होंने के भी चैलेंज है ना, हर एक स्टेट के हिसाब से नहीं हो सकता, तो वो रेट इंपोर्ट का एक ही रहेगा। हाँ, इंडिया में जो अल्कोहल लिकर बन रहा है उस पर एक्साइज ड्यूटी अलग रहेगा, बट जब बाहर से इंडिया में आएगा तो एक रेट रहेगा, अलग अलग रेट नहीं होगा। ठीक है, नाउ अभी अच्छा ठीक है, अभी एक अपन, अच्छा अपन ने जितना भी पढ़ा है ना उस पर एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जस्ट एक क्वेश्चन लिख लेना। मैंने अभी तक आपको 3-1 पूरा डिस्कस नहीं हुआ है, बीसीडी का डिस्कशन पूरा हुआ है। तो कस्टम में जैसे एग्जाम में आपको दिया जाएगा, एसएसएल वैल्यू 2 लाख रुपया है, बीसीडी 10% है। कस्टम में और एक ड्यूटी लगता है जिसका नाम है SWS, मैं पढ़ाने वाला हूँ, बस मेरे को ये अभी क्या है थोड़ा एडवांस में आगे जा रहा हूँ मैं। सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये 10% है। तो ये क्या हो गया? हाँ, और ये बीसीडी पे लगता है। किस पे लगता है? बीसीडी पे। तो इस केस में वैल्यूएशन कैसे होगा? 2 लाख रुपया होगा, बीसीडी 10% होगा, ये 20,000 होगा, एंड SWS जो होगा ऑन बीसीडी 10% 2,000। ठीक है, ओ बेसिक। अभी देखो, अभी एसएसएल वैल्यू 2 लाख है, बीसीडी 10% है, सीवीडी अंडर सेक्शन 3(1) मतलब एक्साइज का वो भी 10% है, एंड SWS भी 10% है। नाउ मैं जस्ट आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, कल अपन और डिटेल पढ़ने वाले हैं, मतलब मैं सॉल्व करने वाला हूँ अभी। ये जो SWS है ना, इट इज ऑन एग्रीगेट ऑफ ऑल कस्टम ड्यूटीज। हाँ, तो पहले एवी आएगा प्लस बीसीडी आएगा, उसके ऊपर सीवीडी 3(1) आएगा, एंड फिर सबसे एंड में क्या आएगा? SWS आएगा। तो जस्ट एक कमन क्वेश्चन करते हैं एंड फिर बाकी का कल करेंगे। सो एवी लिखो 2 लाख। ये फॉर्मेट में नोट्स पे दिया है, पेज नंबर 2 पॉइंट आगे दिया है आपको, बस अपन वहां तक पहुंचे नहीं है इसलिए, बाकी कुछ नहीं। एवी फिर बीसीडी 10% होगा, 20,000। इसको बोलते हैं वैल्यू फॉर सीवीडी 3(1). फिर सीवीडी आएगा, कितना है सीवीडी 3(1?
ये किस पे आएगा? टोटल ले लो, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बस ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-2 3-3 मार्क के लिए आते हैं, स्कैनर चेक करना, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो अपन ने अभी आज यहाँ तक कंप्लीट किया है, ये भी पूरा नहीं हुआ है, बस एक क्वेश्चन ले लिया मैंने। कल 3-1 कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। कल मिलते हैं, देखते फिर आगे का। ऑनलाइन क्लियर है क्या? कस्टम इजी लग रहा है? काफी इजी, इतना कुछ हाँ डिफिकल्ट नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा ही है।